कोरोना के टाइम पे आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सारी कंपनियों के काम ऑलरेडी म्यूजिक वीडियोस की जितनी कंपनियां थी तो सारी ऑलरेडी बैठ गई थी। वो जो 2-3 महीने है मैंने उन चीज़ों को ही बेकार वीडियोस जो थी उन्हीं को ठीक किया है। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि जब वो इस तरह के मूव्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा गिम्बल शेक होता है उनका, या फिर उन लोगों का सवाल आता है कि उनका फोकसिंग इश्यूज आते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे कंट्रोल करते हो? मेरे को काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेज है इस चीज़ के बारे में कि पाजी हमारे से नहीं हो रहा। मेरे को ये बताओ कि जब भी आप किसी सेट पे पहुंच रहे हो तो वहाँ सबसे पहला काम आपका क्या है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप फ्रेम्स कैसे सोचते हो, आप लाइटिंग्स कैसी रखते हो, आप सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो वहाँ पे पहुँचने के बाद? सारी चीज़ थीम के ऊपर डिपेंड है कि डायरेक्टर ने आपको क्या स्टोरी बताई है। आपके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट ज़्यादा मैटर करता है या स्किल ज़्यादा मैटर करती है? स्किल का मैं आपको कहूँगा कि एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कलर ग्रेडिंग का कितना बड़ा रोल है? आज के टाइम में जो कलर ग्रेडिंग का रोल है पूरे म्यूजिक वीडियो में मेरे हिसाब से 80% है। और फ्रेमिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है इमोशंस को उभारने में? फ्रेमिंग तो भाई फ्रेमिंग ही तो मेन है। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, फ्रेमिंग को लेके तो बैठा हूँ। ड्रीम आर्टिस्ट जिसके साथ काम करना चाहते हो, जो मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट जिसको आप मेंशन करना चाहोगे कि पाजी एक बार आपके साथ काम करना है? को कभी प्रेशर फील होता है एज अ डीओपी? मैं अकेला नहीं, वो पूरी टीम प्रेशर में होती है उस समय। 12 घंटे के बाद हर चीज का बजट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे बहुत तगड़ा प्रेशर होता है। अगर दिलजीत डीओपी ना होता तो फिर आज क्या होता? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ये आप खुद डिसाइड करना कि दिलजीत आज क्या होता है। आज आप कैमरे के आगे हो, वैसे कैमरे के पीछे हो। वो ही घबराहट जब हम भी अपना गाना शूट करते हैं, मैं अपना कई बार 3-4 किए हैं, तो यानी कि मैं तो डांट लेता हूँ भाई ऐसे कैसे, ये ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे होता है। जब खुद सामने आओ तो भाई रहने दे यार, ये चलने दे ऐसे। फिर हम ऐसे ही करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोबारा से। मेरे को ये बताओ कि ये दलजीत सिंह वीडियो डॉक्टर कैसे बन गया? भाई ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। 5-6 साल पीछे बैक में आते हैं। कोरोना के टाइम पे सारी कंपनियों के काम ऑलरेडी म्यूज़िक वीडियोस की जितनी कंपनियां थी, टी सीरीज़, जी म्यूज़िक, सोनी वगैरह, और भी जो छोटी बड़ी जितनी भी थी, तो सारी ऑलरेडी बैठ गई थी क्योंकि सब ऑफिस वगैरह बंद हो गए थे। तो कंटेंट डालना रेगुलर ज़रूरी होता है क्योंकि यूट्यूब स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को जो वीडियोस शूट हुई पड़ी हुई थी पहले से कंपनी के पास, तो वो हमारे पास आनी शुरू हो गई कि ये एडिट करनी है, कलर ग्रेडिंग करनी है और फटाफट हमको देनी है। ऑनलाइन ही काम स्टार्ट हो गया था, तो कई वीडियोस हमारे पास ऐसी आती थी कि जो पहले से कलर ग्रेडिंग हुई पड़ी है, एडिट हुई पड़ी हैं, तो उन चीज़ों को हमको कहते थे कि इनको ठीक कर दो। तो वो चीज़ ठीक करते थे। तो फिर एक कंपनी में थे, कंपनी कौन सी थी, शायद जी म्यूज़िक्स में, वहाँ पे एक बंदा था, तो वो उसने मेरा नाम रखा था कि डॉक्टर साहब के पास भेजो, ये वो ही ठीक करेंगे इसको। क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन का भी थोड़ा वर्क होता था, एडिटिंग का भी होता था, कलरिंग का भी होता था। तो वो जो 2-3 महीने हैं मैंने उन चीज़ों को ही, बेकार वीडियोस जो थी, हाँ। उन्हीं को ठीक किया है। क्योंकि कुछ वो वीडियोस ऐसे एडिटरों के पास चली जाती थी जिनको नॉलेज नहीं होती थी वो ये है क्या, या क्या गाना कैसे एडिट होता है, कंटेंट डालना ज़रूरी था। तो वो वीडियो हमारे पास आती थी ठीक होने के लिए कि इसको फटाफट ठीक करके दो, हम इसको अपलोड करें। तो वहाँ से आया ये वीडियो वहाँ से डॉक्टर। नाम शुरू हुआ कि डॉक्टर साहब। जब उन्होंने मेरे को डॉक्टर डॉक्टर बोलना शुरू हो गया तो फिर मेरे को भी लगा यार नाम तो बढ़िया है यार, यही रख लेना चाहिए। तो फिर मैंने अपना नाम वीडियो डॉक्टर दिलजीत वहीं से रखा था। ठीक है बाजी, आपने जैसे बताया कि आप वेडिंग्स कर रहे थे पहले, हाँ जी, हाँ जी। तो ये वेडिंग से डीओपी का जो सफ़र निकला है, ये कैसे, मतलब कैसे ये टर्न लिया आपने? वेडिंग्स करते थे, वेडिंग्स के अंदर प्री वेडिंग्स कंपलसरी थी। आज से 8-7 साल पहले ज़रूरी थी कि कोई भी वेडिंग शूट हो रही है, प्री वेडिंग तो होनी होनी है। तो हम प्री वेडिंग शूट्स करते थे, लेकिन थोड़ा सा कीड़ा था अंदर कि एक प्री वेडिंग भी एक कॉन्सेप्ट की तरह शूट की जाए। तो हम कॉन्सेप्ट के ऊपर प्री वेडिंग शूट करते थे, एक स्टोरी बनाते थे शुरू से। तो वो जो स्टोरियाँ, वो जो प्री वेडिंग्स थी वो वेडिंगों में चलती थी, तो वहाँ पे सिंगर्स वगैरह भी कंपलसरी आते ही आते हैं, किसी ना किसी का रिश्तेदार होता ही है। तो वो जो प्री वेडिंगें चलती थी वो एक प्री वेडिंग नहीं लगती थी, वो एक म्यूज़िक वीडियो लगती थी कि एक स्टोरी चल रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वहाँ पे किसी सिंगर ने, एक भाई थे हमारे, उन्होंने देख लिया था, तो फिर उनका प्रोजेक्ट शूट किया। उनके प्रोजेक्ट फिर दूसरे सिंगरों ने देखे, उन्होंने फिर वर्क दिया। फिर धीरे धीरे करते करते इस समय 300+ सॉन्ग्स हम लोग कर चुके हैं। 5 साल से मतलब कि रेगुलर म्यूज़िक वीडियोस ही कर रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका जो बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ है ना इस वक्त, जो मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे आप जो छाए हुए हो जिस चीज़ की वजह से, वो हाँ जी, आपका हाँ जी। गिम्बल मूव है। गिम्बल मूवमेंट। तो ये इतना जो फास्ट गिम्बल मूव है, तो ये आपको क्या लगता है कि
आपको किस तरह से आपके दिमाग में ये आइडियाज़ आया कि इसको इस तरीके से किया जाए? ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? कौन से आर्टिस्ट से इंस्पिरेशन मिली? तो ये कहाँ से आया ये सब चीज़ें? ये सबसे पहले मैंने एक सॉन्ग था गिप्पी गरेवाल का कार नाचदी, वो जिसमें बोहेमिया भी था। उसके अंदर उन्होंने वो बोल्ट यूज़ की थी, बोल्ट मशीन होती है वो, रोबोटिक गिम्बल होता है वो। तो उस चीज़ को यूज़ किया था मैंने। उसके उसके बारे में उस चीज़ की रिसर्च करी कि यार ये शॉट लिया कैसे, एकदम से कैमरा इधर आके स्टॉप हो रहा है, फिर एकदम से अलग जाके स्टॉप हो रहा है। फिर उसके बाद एक हॉलीवुड का भी सॉन्ग था, उसके अंदर भी वो चीज़ यूज़ हुई है। वो गिप्पी गरेवाल से पहले का सॉन्ग है, 1-1.5 साल। तो कहीं से मेरे को उसकी फिर यूट्यूब पे से उसकी BTS निकली, तो वहाँ से मैंने वो मशीन निकाली। मैं कहा अच्छा ये चीज़ है। तो वो जो मशीन करती है वो कम से कम 4 से 5 मीटर लॉन्ग कैमरा लेके जाती है। मैं कहा चलो यार लॉन्ग से नहीं, है तो इंडिया है, कम से कम एक मीटर का भी निकल जाए बहुत है इसके अंदर। तो वो क्या चीज़ निकाल सकती थी, वो गिम्बल ही था फिर। तो गिम्बल के ऊपर मैंने उस चीज़ की प्रैक्टिस करी, है ना। तो 1 साल तक तो धीरे धीरे करते रहे, गानों में काफ़ी गानों में है वो तो। लेकिन जब रेगुलर उस चीज़ को करते गए तो वो 1-1.5 साल बाद वो चीज़ परफेक्ट हो गई। यानी कि वही है ना, किसी चीज़ के पीछे आप हाथ धो के पड़ जाओ तो वो चीज़ तो होनी है। तो फिर जब वो मूवमेंट सीखा, उसके अलावा फिर और मूवमेंट्स निकाले। तो अकेली वो चीज़ नहीं है, 8-9 मूवमेंट्स हैं हम लोगों के बोले, जो हम लोगों ने खुद के क्रिएट कर रखे हैं। तो वो हम लोग म्यूज़िक वीडियोस में वो चीज़ करते हैं। बहुत सारे लोग ना जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि हम कहीं ना कहीं अब टेक्निकल की तरफ आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि जब वो इस तरह के मूव्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा गिम्बल शेक होता है उनका, या फिर उन लोगों का सवाल आता है कि उनका फोकसिंग इश्यूज आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे ध्यान रखते हो इन चीज़ों का? बॉस देखो, उस मोमेंट को चलाने के लिए ना आपको बीट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो बीट तो मेरे अंदर है ही है, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लासिकल तबलची भी हूँ, तबला वगैरह प्ले कर रखा है। तो रागों की नॉलेज है मेरे को, थोड़ी बीट्स की नॉलेज है। जो हिप हॉप तो बहुत बहुत ईजी है, रागों का तो आपको पता ही है कि उसके ऊपर तबला प्ले करना, है ना। वो तो नॉर्मल, अगर हिप हॉप वाले आर्टिस्ट को भी बिठा दोगे तो उसके भी सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, है ना। तो हमको राग वगैरह की नॉलेज है, तो बीट्स वगैरह का मेरे को पता होता है कि कहाँ पे बीट आ रही है, कहाँ पे गिम्बल को स्टॉप करना है और कहाँ पे उस गिम्बल को चलाना है। तो कई जो मेरे को काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेज हैं इस चीज़ के बारे में कि पाजी हमारे से नहीं हो रहा। भाई उसके लिए पहले बीट्स सीखनी पड़ेगी ना आपको, बीटों की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से बीट पे गिम्बल रोकना है, कौन से बीट पे चलाना है, कहाँ पे बीट डबल बज रही है वहाँ पे कैमरा शेक करना है। तो यही चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से आप धीरे धीरे उस चीज़ की बीट की प्रैक्टिस करो, फिर बीट के पास गिम्बल की प्रैक्टिस करो। एक बार में तो ये चीज़ आएगी नहीं, है ना। धीरे धीरे करके आती है। और मेन रहा आपका फोकसिंग का भाई, एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए जो, अगर मैं गिम्बल चला रहा हूँ तो मैं अकेला नहीं होता, मेरे पीछे दो बंदों की टीम हो रहा है। वो होते हैं जो फोकस वगैरह होते हैं, वो लोग देखते हैं। फोकस पुलर हाँ, फोकस पुलर के थ्रू वो लोग नहीं। अब आजकल तो एआई वो जो ऐप वगैरह है, MNC ऐप हो गए, उसका इमेज क्रिएटर के उसके ऐप है, वो अपने फ़ोन में ओपन करो, यहाँ टैब लो। मेरे पास तो 12.9 इंची का मैंने बड़ा टैब ले रखा है। हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं, प्रॉपर कैमरे की सेटिंग हम उसी से ही करते हैं। तो फोकस पे पीछे वो बंदा होता है, आगे मेरा काम होता है सिर्फ सब्जेक्ट को अपने ग्रिड के अंदर रखना, वो मूवमेंट देना, मूवमेंट रखना। अगर आप लोगों को भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है तो वो कैमरे की ग्रिड हमेशा ऑन होनी चाहिए। उसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो हाँ, थर्ड हो गया, हाँ थर्ड हो गया, वो सारे फोकस ऑन होने चाहिए, ताकि अपने आपका जो आर्टिस्ट है आगे वो ग्रिड के अंदर होना चाहिए। बस उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये एकदम से नहीं होगा भाई, टाइम लगेगा। जब मेरे जैसे बंदे को साल लग सकता है, आप सोचो कि मैं 1 हफ्ते में कर लूँ तो भाई मुश्किल है ना उस चीज़ को। बिल्कुल। तो ये जो जर्नी आपने बताई कि आपकी जर्नी शुरू होती है एक आर्टिस्ट से, दूसरा आर्टिस्ट से तीसरा आर्टिस्ट, तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक का आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में आप हमें एक बताओ, कहानी बताओ हमें वो प्रोजेक्ट की, कि जो आपको लगता हो ना कि दिस इज़ द बेस्ट, और उसको वो बेस्ट क्यों लगता है, उसकी लाइटिंग की वजह से या उसके फ्रेम्स की वजह से, या कुछ भी चीज़ है जो आपको बेस्ट लगती है ना उस चीज़ में, वो मुझे बताओ आप। भाई अभी तक का जो सबसे मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट, जिसमें मैं कहता हूँ कि हाँ मेरे को मज़ा आया काम करने का, वो तो अमनराज गिल पाजी का सॉन्ग है ब्रेटा। तो कजाकिस्तान में शूट किया था, नितेश भाई डायरेक्टर थे उसके अंदर। तो एक होता है ना कि यार लोकेशन पे पहुंच के दिमाग ऑटोमेटिकली चलना शुरू होता है, यार यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। तो वो वाला सॉन्ग था, वो लोकेशन ही बहुत प्यारी थी। कजाकिस्तान में अलमाटी में शूट किया था, तो जहाँ पे भी कैमरा घुमाते थे वहीं फ्रेम दिखते थे।
लेकिन टाइम कम था हमारे पास वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 6 घंटे का ही दिन होता है। तो 6 घंटे के अंदर अंदर हमको वो ख़त्म करना था, तो 2 दिन में वो गाना शूट किया था, लेकिन मज़ा आ गया था बल्कि सो करके। तो पाजी मेरे को ये बताओ कि जब भी आप किसी सेट पे पहुंच रहे हो तो वहाँ सबसे पहला काम आपका क्या है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप फ्रेम्स कैसे सोचते हो, आप लाइटिंग्स कैसी रखते हो, आप सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो वहाँ पे पहुँचने के बाद। ये काम माना कि एक डायरेक्टर का भी काम है, इसमें बहुत सारे लोगों का रोल है, इसमें एक आर्टिस्ट का जो स्क्रीन राइटर है उसका काम है, सब चीज़ों का है, लेकिन एक डीओपी का ना मुझे लगता है कि डीओपी के लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पहुँच के सेट पे। तो वो सब चीज़ों को आप कैसे कर रहे हो? भाई ज़्यादातर क्या होता है कि जिस लोकेशन के ऊपर शूट होता है उसकी जो रेकी होती है हम ऑलरेडी 3 से 4 दिन पहले कर लेते हैं। एक बार आके हम अपने फ्रेम्स वगैरह होते हैं वो सारे डिसाइड कर लेते हैं। लाइटिंग भी हमको कौन कौन सी लाइट वहाँ पे चाहिए वो शूट से 3 से 4 दिन पहले ही हम लोग सारी डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ऑन पेपर उतार देते हैं। ये सारी चीज़ें डायरेक्टर के साथ ही डिसाइड होती हैं, है ना, क्योंकि उसने हमको पहले एक्सप्लेन कर रखा होता है कि मेरी स्टोरी ये है कि शुरू का ये है, बीच का ये है और लास्ट का ये है। तो फिर वो 90-80% जिम्मेदारी हमारे ऊपर डीओपी के ऊपर आ जाती है कि उसको ये प्रोजेक्ट निकाल के देना है। वो जो डायरेक्टर के दिमाग में जो स्टोरी चल रही है उसको ऑन स्क्रीन कैमरे के अंदर उतारना है। तो फिर जब शूट के ऊपर लाइटिंग वाइटिंग जाके सबसे पहले हम लाइटिंग लगवाते हैं, क्योंकि ब्लॉक हमारे तो पहले फाइनल होते हैं। गैफर को लेके हम लोग सारी चीज़ें उसको शुरू से लेकर लास्ट तक की बता देते हैं, हमको यहाँ पे ये लाइटिंग चाहिए, यहाँ पे ये लाइटिंग चाहिए, और उस हिसाब से वो लगाता है तो काम शुरू कर देते हैं बस ऑन द स्पॉट। ठीक है भाजी। तो आपको क्या लगता है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ हो? आपकी फेवरेट पार्ट क्या है, आर्टिफिशियल लाइट्स या नेचुरल लाइट्स? भाई दोनों ही हैं। सारी चीज़ थीम के ऊपर डिपेंड है कि डायरेक्टर ने आपको क्या स्टोरी बताई है। और अब जैसे मान लो हमको डे का शॉट है, किसी गांव का शॉट है, अब गांव के शॉट में कैसे लाइटिंग लग सकती है डे के अंदर, है ना। वो हमको कई बार क्या होता है कि लाइटिंग यूज़ नहीं करते हम लोग, वहाँ पे रिफ्लेक्टर्स यूज़ करते हैं ताकि जो रिफ्लेक्शन करके रोशनी को घुमाया जा सके। तो गांव के डे के अंदर ज़्यादातर हम रिफ्लेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं। अगर किसी कोठी का सीन है, घर का सीन है, उसके अंदर कोई स्टोरी चल रही है तो वहाँ पे हमारी लाइटिंग यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या सोर्स होता है कि ज़्यादातर जो खिड़कियाँ होती है वहीं से ही लाइट आ रही होती है और जो दूसरा पार्ट होता है वो डार्क जाता है। तो दूसरा जो पार्ट हमारा डार्क जा रहा है उसको ऊपर उठाने के लिए हमको वहाँ पे लाइटिंग लगती है। जबकि डे वाले शूटों में हमको इस चीज़ की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि डे में चारों तरफ से रोशनी एक जैसी बराबर आ रही होती है। जिसके अंदर पीछे स्काई वगैरह दिखाना होता है वहाँ पे हम लोग लाइटिंग यूज़ करते हैं, करनी भी पड़ती है, क्योंकि हर जगह बादल नहीं मिलते, ब्लू स्काई नहीं होता हर जगह। तो उसको उठाने के लिए फिर हम हैवी लाइटिंग फेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है सारा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। आपके लिए एक फ्रेम जो है वो परफेक्ट कब बनता है? क्या लगता है आपको कि जब आप मतलब उस फ्रेम में ऐसा क्या चीज़ें ढूंढते हो कि आपको लगता है हाँ दिस इज़ परफेक्ट? भाई सबसे पहले तो एंगल्स, आपके कैमरे के क्या एंगल्स हैं, आपने कौन सा लेंस लगा रखा है, और उस लेंस के अंदर स्क्रीन के अंदर आपको क्या दिख रहा है। 14 mm का एंगल अलग है, 35 का अलग है, 50 का अलग है, 85 का तो बिल्कुल ही अलग है। कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है बाहर ब्रो कि लाइटिंग परफेक्ट हो जाए, पीछे से स्मोक बढ़िया तरीके से हो जाए, आर्टिस्ट उस एंगल में उस बैकग्राउंड पे खड़ा हुआ जच रहा है नहीं जच रहा, उसका कौन सा फेस का एंगल सही आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, एंगल बेस्ट है बस। ये पॉडकास्ट इस वक्त ना बहुत सारे डीओपीज देख रहे होंगे, बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर्स देख रहे होंगे, कुछ इनमें जो है कुछ प्रोज होंगे तो कुछ नूब्स होंगे, कुछ अभी करियर को स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, तो कोई अपने करियर में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि मुझे ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट ज़्यादा मैटर करता है या स्किल ज़्यादा मैटर करती है? भाई अगर आपके पास इक्विपमेंट्स है, स्किल नहीं है, फिर इक्विपमेंट्स क्या करेंगे। अगर आपके पास स्किल है, इक्विपमेंट्स नहीं है, फिर स्किल क्या करेगी। तो दोनों चीज़ें ही होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास स्किल है, इक्विपमेंट्स थोड़े हल्के हैं, टेंशन नहीं, उसी के ऊपर काम करो, वहाँ पे आपकी स्किल काम करेगी। अगर आपके पास इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे लेवल के हैं, स्किल उतनी नहीं है, तो इक्विपमेंट्स के थ्रू आप अच्छा काम निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें मैं साथ में लेके चलना चाहूँगा, तो उसी पे आप प्रोजेक्ट अपना बढ़िया निकाल सकते हो। स्किल का मैं आपको कहूँगा कि एकदम से नहीं होगी, धीरे 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 करके चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट किया, कोई बात नहीं अच्छा नहीं हुआ, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, तो
धीरे धीरे गलतियों का पता चलता रहता है कि हमने इस प्रोजेक्ट में ये गलती करी है, तो अगले प्रोजेक्ट के ऊपर हम उस चीज़ को संभालते हैं। तो लेकिन जब दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे वहाँ पे हमारी कोई तीसरी गलती निकल आएगी, फिर हम उसको संभालेंगे। चौथे प्रोजेक्ट में हमारी चौथी गलती निकल आएगी, फिर हम उसको सुधारेंगे। तो धीरे धीरे करता करता बंदा पॉलिश होता होता है, एक टाइम पे आके बढ़िया तरीके से वर्क करने लग जाता है। आर्टिस्ट काम पसंद करते हैं क्योंकि उनको चीज़ें दिखती हैं, मेहनत करने वाले बंदों की मेहनत दिखती है। एक जहाँ पे ये सवाल आया ना इक्विपमेंट और स्किल का, तो मुझे एक चीज़ याद आ गई। ये वैसे मेरे स्क्रिप्ट में नहीं थी, लेकिन मेरे कहीं ना कहीं से बैक इन द माइंड वो मुझे हिट कर गई। एक ना इंस्टाग्राम पे ना एक बड़ा हिट है, मैं पूरा नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे कि कोयल प्रोडक्शन करके एक बड़ा अब अकेला कोयल प्रोडक्शन नहीं रहा, वो उसके साथ 4-5 और काफ़ी सारे आ गए हैं। वो बड़ा हिट है। तो वो इंस्टाग्राम पे आते हैं और वो सबसे पहले ना अपने इक्विपमेंट्स दिखाते हैं कि भाई हम FX6 पे शूट करके देंगे, जी मास्टर लेंसेज हैं हमारे पास, ये ड्रोन्स हैं हमारे पास, ये चीज़ें हैं। एंड जब बात आती है ना स्किल की, तो मैंने बहुत सारे उनके प्रोडक्शन वीडियोस देखे हैं, तो मुझे वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। भाई सारी गेम मैं आपको बताता हूँ, सारी गेम आपकी फ्रेमिंग की है। अगर आपका फ्रेम बढ़िया है तो नॉर्मल सी चीज़ भी बहुत बड़ी दिखती है। अगर मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। IMAX दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा है। आपने उसके आगे मारुति स्विफ्ट 800 खड़ी कर रखी है, स्विफ्ट खड़ी कर रखी है आपने। अब जो वीडियो देख रहा है उसको IMAX दिख रहा है या स्विफ्ट दिख रही है? स्विफ्ट दिख रही है। अगर अब मेरे पास आईफोन है, मैं कह रहा हूँ iPhone 7 है मान लो, अब मैंने iPhone 7 से वीडियो बना रहा हूँ, मेरे कैमरे के आगे बुगाटी खड़ी है। अब उस देखने वाले को iPhone 7 दिख रहा है या बुगाटी दिख रही है? बुगाटी दिख रही है। वीडियो फाइल कौन सी होगी? तो भाई आपकी फ्रेमिंग है कि आप फ्रेम में दिखा क्या रहे हो। आप इक्विपमेंट्स कोई भी यूज़ करो भाई, करने वाले आईफोन्स के ऊपर बड़ी बड़ी वीडियोस शूट कर रहे हैं जो मिलियंस में है। एक मूवी भी शूट हो है ना, 2-3 वो करने वाले IMAX के ऊपर गाने शूट कर रहे हैं जो फ्लॉप है। फ्लॉप है। तो भाई आप दिखा क्या रहे हो आगे? जो आपकी फ्रेमिंग है ना, वो फ्रेमिंग बहुत मायने रखती है इस चीज़ को, है ना। कैमरा इक्विपमेंट्स इतना, मैं कहूँगा अगर आप क्रिएटिविटी में आप काम कर रहे हो तो इक्विपमेंट्स इतना मायने नहीं रखते भाई। एक झरने के आगे खड़ा होके वीडियो बनाना और एक कूड़े के ढेर के आगे खड़े होके बड़े कैमरे से वीडियो बनाना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। ये सारी गेम फ्रेमिंग की है। और जहाँ तक जब इनकी बात ही आई है, तो मैं जानना चाहूँगा, देखो इनका जो एक नया स्कैम चल रहा है या कुछ भी कह लो, कि जो ये अपने वीडियोस में बोलते हैं कि भाई मात्र 8,000 पे, 10,000 पे, 12,000 पे में वीडियो शूट करें, तो आपको क्या लगता है ये क्या सब चीज़ें चल रही हैं? आपको लगता है मार्केट ख़राब हो रही है या आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो? नहीं भाई, मार्केट ख़राब नहीं हो रही, अच्छी बात है, करनी चाहिए। जो बंदा मुश्किल से 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का कमाता है, उसके अंदर शौक़ है उसको गाने का, उसका टैलेंट है, वो कहाँ टैलेंट दिखाएगा अपना? अब हमारे पास आएगा तो भाई 1 लाख से नीचे का तो म्यूज़िक वीडियो का प्रोजेक्ट ही नहीं होते हम लोगों के। सीधी सी बात करते हैं, साफ बात है ना। मिनिमम 1 लाख रुपए तो लगेगा, क्योंकि जितने में वो लोग म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं वो अपनी फ़ीस बता रहा है, कंप्लीट म्यूज़िक वीडियो नहीं, सिर्फ अपनी फ़ीस। तो भाई उतने का तो हमारा कैमरा रेंट पे ही आता है, ठीक है। अकेला म्यूज़िक वीडियो मान लो 10,000 में मिल रही है, 15 में मिल रही है, 20 में मिल रही है, तो भाई उसके अंदर लोकेशन चार्ज हो गया, मेकअप का चार्ज हो गया, फूड का चार्ज हो गया, लाइटिंग का चार्ज हो गया, और भी छोटी छोटी आर्ट वार्ट कितनी सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो अकेला 10,000 में म्यूज़िक वीडियो कभी शूट नहीं होती भाई जी। तो कंप्लीट अगर बैकग्राउंड पे उस चीज़ को देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा खड़ा है पीछे म्यूज़िक वीडियो के लिए। वो तो एक बनाने के लिए कि ऑडियंस आए हमारे पास, तो हम लोग कर भी रहे होंगे, अच्छी बात है। जिनको नीड है, जिन्होंने उनसे करवाना है करवाओ, अच्छी बात है। जब तक वो आर्टिस्ट तैयार नहीं करेंगे, अच्छा पैसा नहीं कमाएंगे, तो फिर हम लोग उनका शूट कैसे कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल, ये भी होता है। तो आप ये कह रहे हो कि एक तरह से ना ये फिल्ट्रेशन कर रहे हैं चीज़ों की, जो चीज़ अच्छी चल जाएगी, जिसके पास पैसा आ जाएगा, वो घूम के एट द एंड आपके पास ही आएगा। हम लोग खुद भेजते हैं, आर्टिस्ट हमारे पास आते हैं, भाई हमारा बजट 25,000 का है, हमारा बजट 30,000 का है, हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाते, तो हम लोग खुद बोलते हैं भाई प्रोडक्शन से करवा लो, 20,000 रुपये तुम्हारे और बच जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 रुपये में तो वो लोग दे ही रहे हैं। तो आप उनसे करवाओ, जब गाना आपका चल जाएगा, हिट हो जाएगा, फिर आ जाना, जब पेमेंट आपके पास पेमेंट आ जाएगी तब हमारे पास आ जाना। क्योंकि भाई हर चीज़ का एक लेवल होता है, आपको सीधी सी बात बताया ना। अब हम उस लेवल पे काम नहीं कर सकते हैं भाई। देखो सारी बातें करी, लास्ट तो यही है कि इक्विपमेंट्स तो हम पैसा
लगा के दे के जितना मर्जी महंगे से महंगा सस्ते से सस्ता खरीद सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया लाइटिंग, बढ़िया से बढ़िया कैमरा, लेकिन मेन बात स्किल की है। स्किल तो भाई कर करके है ना, तभी आएगी आपको। एक चीज़ से एक स्टेप से सेकंड स्टेप, सेकंड से थर्ड स्टेप, थर्ड से फोर्थ स्टेप, धीरे धीरे स्किल के ऊपर ही है मेन। तो आपको क्या लगता है कि कलर ग्रेडिंग क्या लगता है आपको कि कितना बड़ा रोल प्ले करती है इमोशंस दिखाने में या कुछ भी दिखाने में? कलर ग्रेडिंग का कितना बड़ा रोल है आज के टाइम में जो कलर ग्रेडिंग का रोल है पूरे म्यूज़िक वीडियो में, मेरे हिसाब से 80% है ना। कि आप कौन सी लोकेशन पे खड़े हो, उसकी क्या फील आ रही है बैकग्राउंड की, आपकी लाइटिंग कैसे है। और आज के टाइम पे जितने भी हाई टेक कैमरे हैं सारे रो शूट करते हैं, सीने एआई के ऊपर शूट करते हैं, है ना। बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ गई अब तो यानी कि वाइट बैलेंस वगैरह तो अब आप आज के टाइम पे कम ही देखते हैं, क्योंकि सब सारे के सारे कलर ग्रेडिंग में हम लोग इसको बराबर कर देते हैं। तो कलर ग्रेडिंग भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज के टाइम पे। म्यूज़िक वीडियो हो गई, चाहे मैं तो कहूँगा आज के टाइम पे तो नॉर्मल पॉडकास्ट में भी कलर ग्रेडिंग्स चल रही है कि भाई उसकी थीम अलग है, उस बंदे की थीम अलग है। तो कलर ग्रेडिंग का तो भाई 80% 70% रोल तो है ही है म्यूज़िक वीडियो की क्वालिटी निकालने में। और फ्रेमिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है कि इमोशंस को उभारने में, दिखाने में? फ्रेमिंग तो भाई फ्रेमिंग ही तो मेन है। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, फ्रेमिंग को लेके तो बैठा हूँ है ना। आपने भी जो कैमरे सेट कर रखे हैं, एक फ्रेम बना रखे हैं कि इस फ्रेम से मेरे को ये शॉट लेना है। फ्रेमिंग का तो भाई मेन रोल ही फ्रेमिंग का है इसके अंदर। बैकग्राउंड की लाइटिंग हो गई, आपकी फ्रेमिंग हो गई, आपका कॉन्सेप्ट हो गया। आर्टिस्ट को सेंटर में खड़ा करना है, लेफ़्ट खड़ा करना है, राइट खड़ा करना है। हमको राइट में यहाँ से ये लाइट देनी है, स्मोक देनी है। फ्रेमिंग तो मेन ही है, गेम ही सारी फ्रेमिंग की, पूरा सिनेमैटिक फ्रेमिंग के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, इमोशन को लेके कुछ आता है क्या आपको इसमें? फ्रेम में आपको लगता है कि इमोशन तो भाई आर्टिस्ट है मेन, है ना। आर्टिस्ट के ऊपर ही हैप्पी मोमेंट डिपेंड करता है, सैड मोमेंट डिपेंड करता है, वो आर्टिस्ट ही है। अब आर्टिस्ट एकदम से मान लो वो सैड मोमेंट का रोल दे रहा है, हमारे साथ तो होता ही है काफ़ी। 80 क्या 100% होता है कि आर्टिस्ट को हम बोलते हैं कि ये सैड मोमेंट देना, अपने इधर को देख के, अपनी मम्मी को देख के एकदम से और हल्का हल्का रोना है। तो जब कैमरा का एंगल वो है, लाइटिंग वो है, सेम वो है, जब वो डायलॉग बोलता बोलता एकदम से रोते रोते हंसना शुरू कर देता है, वो तो हैप्पी मोमेंट बन गया, है ना। फ्रेमिंग वही है, लाइटिंग वही है। मेन जो निकालते हैं, फ्रेमिंग निकालते हैं या मोमेंट निकालता है, वो आर्टिस्ट निकालता है कि आर्टिस्ट के फेस एक्सप्रेशंस क्या कह रहे हैं। फ्रेमिंग भी सेम है, लाइटिंग भी सेम है, आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड होता है सारा। 80-90% तो आर्टिस्ट निकालेगा ना, बिल्कुल कि वो रो रहा है। कई आर्टिस्ट मेरे पास ऐसे कि सीन देते देते सच्ची में, असली में आंसू निकाल देते हैं। काफ़ी आर्टिस्ट हैं हमारे पास, बिल्कुल घुस के काम करते हैं। अब वही आर्टिस्ट आंसू निकालते हैं, ऑन द स्पॉट हंसना शुरू कर देता है। कैमरा वही है, एंगल वही है। तो सारी गेम आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड है कि हमारे आगे जो आर्टिस्ट खड़े हुए हैं वो आर्टिस्ट कैसे हैं। अभी जैसे आपने मेंशन करा है यहाँ पे कि ना आपके पास ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बिल्कुल ऐसे रियल इमोशंस लेके आते हैं। बिल्कुल। तो आपके इन 300-350 गानों में कभी ऐसे आर्टिस्ट भी मिले हैं आपको कि भाई जिसको आप परेशान हो गए हो कि भाई तू कर ले यार, ये सीन कर दे मुझे? भाई बहुत हैं बहुत आर्टिस्ट हैं। कई आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा अच्छा है, ठीक है, उनको शौक है कि यार पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखानी हैं, धुआं उड़ता हुआ दिखाना है, घोड़े दिखाने हैं। अब उनके पास पैसा है, जौन सा काम हमको पता है कि ये प्रोजेक्ट हमारा 6 घंटे में ख़त्म हो सकता था, उसको भाई 18-18 घंटे लगे हैं। कोई कहानी शेयर करना चाहोगे? मतलब कोई नहीं, ऐसा मैं इस सीन, तरीके से कहानी कोई नहीं, ऐसा सीन नहीं, आर्टिस्ट का नाम मेंशन मत करो, लेकिन मेरे को कोई ऐसा सीन आप पोर्ट्रे कर दो, करना चाहोगे कि भाई मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था, आपका लेवल, फ्रस्ट्रेशन का लेवल ना बिल्कुल टॉप पे था। चंडीगढ़ शूट कर रहे थे, गुड़गांव से था, पलवल साइड से एक आर्टिस्ट था, उसका पहला गाना था, पैसा वैसा काफ़ी अच्छा था, गाड़ी वाड़ी यानी कि कहते हैं ना ऊंची बातचीत है ना। हाँ। वो थी, 10-12 भाई बाउंसर वगैरह भी साथ में लेके आए। तो वो उसका जो पूरा म्यूज़िक वीडियो था 1.5 डे में शूट था। भाई वो पहली बार कैमरे के आगे है, वो पसीना आएगा, गर्मी आएगी, वो बंदा कभी एसी से बाहर नहीं निकला, वो उसके ऊपर काम कर रहा है। उसको ड्रेस चेंज करने के लिए भेजते थे कमरे से, भाई 2-2 घंटे बाहर नहीं निकलता, और पूरा गाना डे का था। हाँ। यानी कि जो गाना हमने 8 घंटे में ख़त्म करना था वो गाना 2 दिन में शूट हुआ। भाई आप वेट कर सकते हो, हम वेट कर सकते हैं, लाइटमैन वेट कर सकता है, पैसा खर्च करके क्या नहीं मिल सकता, बिल्कुल। लेकिन हमको वो डे में शूट करना था। भाई सूरज हमारा वेट नहीं करेगा, आप उसको पैसा दे के उस चीज़ को नहीं रोक सकते। हमारी लाइन में मेन है ही टाइमिंग।
जो शूट हमको डे में करना है वो डे में करना है। हम लोग अब सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करते हैं। मोबाइल में हमने सन के सॉफ्टवेयर्स डाल रखे हैं हाँ। कि इतने बजे सन यहाँ पर होगा, हमको ये वाला शूट निकालना है, इतने बजे सन यहाँ पर होगा, हमको ये शूट निकालना है, हमको उतने बजे वहाँ पे होना चाहिए। अगर हमने 15 मिनट 20 मिनट भी लेट कर दिया, हमारा पूरी थीम चेंज हो जाती है। बिल्कुल। डे में लाइटिंग अलग होती है, नाइट की लाइटिंग अलग होती है, तो लाइटिंग का पता चल जाता है कि हमने कहाँ पे लाइटिंग कर रखी है, कहाँ पे डे कर रखा है। दिन और रात का फ़र्क होता ही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पैसे से वो चीज़ नहीं खरीद सकते। यानी कि मेन कहने का मतलब है कि आप जो काम करने आए हो आप उसके ऊपर ध्यान दो ना। जो डायरेक्टर जो चीज़ बोल रहा है करने के लिए, एक्सपीरियंस है उसको, तभी तो वो बोल रहे हैं ना। हाँ। अब आप किसी भी डॉक्टर के आगे जाके मान लो आपको पथरी हुई हुई है, आप डॉक्टर को जाके लेट के ये थोड़ा ना बोलोगे भाई तू यहाँ से चीरा लगा, यहाँ से पथरी निकाल, ये टूल तूने यूज़ करने हैं। बिल्कुल, वहाँ तो कहेगा ना भैया तू निकाल दे, मेरे दर्द हो रही है, तो जैसे मर्जी निकाल दो। भाई म्यूज़िक वीडियो से ऐसे ही है। बहुत बंदे हैं डायरेक्टर को समझाना शुरू कर देंगे, भाई मैं ऐसे आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। भाई अब वो चीज़ें रीलों में अच्छी लगती हैं, मगर ये सिनेमा है। सिनेमा में चीज़ कुछ हो रहा है, इंस्टाग्राम कुछ हो रहा है, ये सिनेमा में कुछ हो रहा है। हाँ, कभी क्लैशेस हुए हैं आर्टिस्ट के साथ या डायरेक्टर्स के साथ चीज़ों को लेके? हम होने नहीं देते, सबसे बड़ी बात यह है। जब आप एक डायरेक्टर को बुला रखा है, आपने डायरेक्टर को डायरेक्टर की फीस दे रखी है, तो उसको उसके हिसाब से काम करने दो। जब आप कहते हो नहीं इसको ऐसे नहीं तो वैसे, तो हम भी फिर न्यूट्रल हो जाते हैं। बोले भाई मारो धक्का, जहाँ को मारोगे वहीं पे हो जाएंगे। भाई बताओ भाई क्या चाहिए आपको, भाई ये चाहिए, ठीक है आ जाओ। फिर हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म है। फिर कल को कोई प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत होती है, हम तो बोलते भाई ये तो आपने बताया था, मैं तो ऐसे मना कर रहा था आपको करने को, लगाओ उतना पैसा 10-12 लाख रुपए दोबारा लगाओ, करेंगे फिर। कभी ऐसा हुआ हो कि डायरेक्टर ने एक विजन दिया हो जो आपको लग रहा हो कि भाई ऐसा तो नहीं भाई, कभी नहीं होता। भगवान की बहुत कृपा है, जितने भी अभी तक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है सारे एक्सपीरियंस वाले ही मिले हैं। और अगर हम लोग उनको कुछ समझाते हैं कि सर अगर हम इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, मैं ये शॉट जो आपने शॉट बताया है मैं इसको भी ले लेता हूँ, बट मैं एक शॉट ये भी ले लेता हूँ, आपको दोनों में से जो बढ़िया लगेगा, आपको अपना वाला अच्छा लगेगा वो डाल देना। एक ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा तो आप ये डाल देना। लड़ाई होती नहीं कभी, या कोई बोलचाल कभी कुछ होती नहीं। हम उनकी मानते हैं, वो हमारी मानते हैं। जब दोनों एक जैसे मिल जाते हैं तो फिर तो मज़ा आ जाता है प्रोजेक्ट में। एक सवाल मेरे दिमाग में था बैक इन द माइंड बार बार ना, कि दिलजीत ने 350 वीडियोस कर ली, ठीक है। एक हर किसी का ना एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ अलग है, वेडिंग्स को लेके। जैसे मैं वेडिंग्स करता हूँ बहुत ज़्यादा, मेरा एक है मेरे दिमाग में कि कुछ वैसी वेडिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं आपके बैक इन द माइंड होगा ना कि आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, भाई ऐसा प्रोजेक्ट करना है मुझे। वो मुझे को आप अपना विज़न एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ कि वो ड्रीम प्रोजेक्ट कैसा होगा। वैसे तो जितने भी प्रोजेक्ट हम करते हैं, चाहे वो लो बजट है या अच्छे बजट के हैं, मेहनत उतनी ही करते हैं। लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट इस तरीके से हम बता नहीं सकते। मेन आपको सीधी सी बात बताता हूँ, हमारे पास ऑडियो आती है, ठीक है पाजी ये आपको ऑडियो भेज रहे हैं, ये यहाँ आपने प्रोजेक्ट शूट करना है, आप एक बार थीम बना के हमको भेज दो। अब हम थीम बनाते हैं उसकी, अब थीम में तो चल रही होती है भाई लैम्बोर्गिनी या बुगाटी वगैरह, है ना, हमर्स वगैरह। तो दिमाग में प्रोजेक्ट बन गया, थीम बन गई ज़बरदस्त। मैं कहा भाई हो जाएगा। मैं कहा भाई बजट बताओ क्या है। पाजी ये बजट है। अब सब निकल गया, सब बराबर हो गया। ड्रीम आर्टिस्ट जिसके साथ काम करना चाहते हो, जो मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट जिसको आप मेंशन करना चाहोगे कि पाजी एक बार आपके साथ काम करना है? दिलजीत दोसांझ। आए मैं सच बताऊं, आई डोंट नो दिलजीत पाजी के पास कभी ये पॉडकास्ट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये जो पॉडकास्ट मैंने शुरू की थी जर्नी, हाँ जी, मैं बैठा था, दिलजीत पाजी का पॉडकास्ट आया था, मैं पॉडकास्ट रात को बैठा देख रहा था, और दिमाग में ना सिर्फ एक बात आई मेरे कि ऐसे बैठना है पाजी के साथ ऐसे बैठ के बात करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग, जस्ट बिल्कुल नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपने पॉडकास्ट के लिए ये जगह रेंट करी, सेटअप करना स्टार्ट किया। एक हफ्ते में हमने पूरा सेटअप करके ये पूरा पॉडकास्ट हमने शुरू कर दिया, जस्ट एक ही ड्रीम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, कि दिलजीत पाजी के साथ बैठ के वो बातें करनी है, बिल्कुल एकदम हार्ट टू हार्ट वाली ना। अभी वो दिलजीत तो नहीं आया, लेकिन ये दिलजीत आ गया आज। नहीं भाई कोई नहीं भाई, हम आ गए तो वो भी आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल, जैसे आप उनके फैन हो, हम भी उन्हीं के फैन हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या, सारे ही उन्हीं के फैन हैं आज के टाइम पे। तो भाई वो बंदा नेक्स्ट लेवल। आपको क्या लगता है कि आपको कभी प्रेशर फील होता है एज अ डीओपी, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस को लेके, टाइम को लेके, आर्टिस्ट को लेके, डायरेक्टर को लेके, कभी ऐसा चीज़ें आपके साथ ऐसा होता है बार बार आपके साथ, या फिर कभी भी ऐसा होता है कि आप बहुत प्रेशर फील करते हो चीज़ों को लेके? काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी बार होता है। हर बार आर्टिस्ट प्रोफेशनल नहीं मिल पाते जिन्होंने ऑलरेडी
50-50 60-60 गाने कर रखे हैं, या कुछ एक्टर्स आगे से इस तरीके से होते हैं जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे होते हैं। शिफ्ट जो म्यूज़िक वीडियोस में होती है वो 12 घंटे के हिसाब से ही होती है ना। तो आर्टिस्ट जो हमको मूवमेंट चाहिए, हैप्पी चाहिए, एंग्री चाहिए, सैड चाहिए, कई बार वो नए जो आर्टिस्ट होते हैं वो नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। तो जो उनसा सेट हमारा 2 घंटे में ख़त्म होने वाला होता है, कई बार उसको 6-6 घंटे लग जाते हैं। तो फिर वहाँ पे हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनता है, मेरे ऊपर भी, क्योंकि डायरेक्टर ने जिम्मेदारी दे रखी होती है ना। लाइटिंग वाले हो गए, फूड वाले हो गए, मेकअप वाले हो गए, बार बार एक ही चीज़ को बार बार करी जा रहे, तो बंदा थोड़ा सा अंदर से हो जाता है यार क्यों नहीं कर पा रहा। वो तो जो आर्टिस्ट तो आगे जो कैमरे के आगे वो तो सिंगल ही है, लेकिन उसके पीछे जो 50 बंदों की टीम है वो सारी की सारी, मैं अकेला नहीं, वो पूरी टीम प्रेशर में होती है उस समय। जोन साहब मान लो 12 घंटे की शिफ्ट है, अब हमारा 50% गाना ही 8 घंटे में कंप्लीट हुआ है, बाकी के जो 4 घंटे में क्या 50% हम कैसे करेंगे, है ना। हर चीज़ का 12 घंटे के बाद हर चीज़ का बजट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे बहुत तगड़ा प्रेशर होता है। कई बार हमको इतने बड़े आर्टिस्ट मिल जाते हैं जो सिंगल टेक ही शॉट निकालते रहते हैं। तो जो 12 घंटे वाली शिफ्ट है हमने वो 8-8 घंटे में भी ख़त्म कर रखी है। मज़ा आ जाता है उन आर्टिस्टों के साथ काम करने में, लेकिन हर तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो लोग कुछ सीखते हैं तो हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिलता ही है कि इस आर्टिस्ट के साथ हमको इस तरीके से काम करना है, ये नया आर्टिस्ट है तो इस आर्टिस्ट के साथ हमको इस तरीके से काम करना है। तो चाहे लाइटमैन हो गया, चाहे स्पोर्ट वाले हो गए, चाहे आर्ट वाले हो गए, आज के टाइम पे तो सबको इतनी नॉलेज, पहला टेक लेते ही नॉलेज हो जाती है कि जो आर्टिस्ट है ये 12 घंटे में ख़त्म कर पाएगा या इसके लिए 18 घंटे लगेंगे या 20 घंटे लगेंगे। सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं सेट में, भाई आज तो 24 घंटे में निपटेंगे। पाजी आपने इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम कर लिया, इतने सारे गाने बना लिए, मुझे ये बताओ आपका कोई प्राउड मोमेंट गया है? प्राउड मोमेंट इस लाइन को जुड़ के एक चीज़ के ऊपर है जो अभी तक मेरे को प्राउड होता है इसके ऊपर। हमारे स्कूल में एक टीचर होता था जो मेरे को सबसे ज़्यादा पीटता था यानी कि उसका पीरियड लगना है तो जब तक उसने मेरे पे डंडा नहीं बरसा ना, उस क्लास स्टार्ट नहीं होती थी। 2 साल पहले की बात है, उस टीचर की मेरे को कॉल आती है कि दलजीत, मैं टीचर का नाम नहीं लूँगा, कि मैं ये बोल रहा हूँ मैंने तेरे को इस क्लास में पढ़ाया है, मेरे पोते ने तेरा नंबर इंस्टाग्राम से निकाल के दिया है, इसको वीडियोग्राफी का, सिनेमैटिक का बहुत ज़्यादा शौक है, इसको तू अपने साथ लगा ले। तो जो मास्टर वो कहता था कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम यहीं रहोगे, रिक्शा चलाओगे, ये करोगे, वो करोगे, छोटे काम करोगे, आज वो मास्टर कह रहा है कि तुम मेरे पोते को अपने साथ लगा ले। तो सबसे बड़ा प्राउड मेरे लिए यही था। तो एक सवाल ना यहाँ से उठाया कहीं ना कि अगर दिलजीत डीओपी ना होता तो फिर आज क्या होता? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ये आप खुद डिसाइड करना कि दिलजीत आज क्या होता। बहुत कम बंदों को पता है इस चीज़ के बारे में। 5th क्लास पास करी थी, गवर्नमेंट स्कूल था, सेकंड, क्योंकि वो स्कूल ही 5th तक था। 6th क्लास से बड़े स्कूल के अंदर आए, वो 6th क्लास कभी पास ही नहीं कर पाए। पहली बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, स्कूल छोड़ दिया। घर वाले कहते कि अगर तू इस बार भी फेल हुआ तो तेरे को घर से निकाल देंगे। तो मैंने कहा आप लोग क्या घर से निकालोगे? जिस दिन रिपोर्ट कार्ड साथ में आई, मैं और मेरा भाई रिपोर्ट कार्ड स्कूल लेने गए थे। घर वालों को तो पता ही था कि इसने फेल ही होना है, तो वो तो घर में से कोई गया ही नहीं। जब स्कूल से वापस आ रहे थे तो मैं रास्ते में से ही भाग गया, पूरी रात घर से बाहर रहा। तो अभी भी घर वाले अभी भी पूछते हैं, आज शादी को 15 साल हो गए मेरे, तो मेरी वाइफ के सामने अभी भी पूछते हैं तो भाई कहाँ पे था तू रात को, अब तो बता दे, अब तो इतना टाइम हो गया। लेकिन अभी तक वो सस्पेंस का सस्पेंस ही है, सस्पेंस ही रहेगा। ठीक है, इतना बता देता हूँ कि मैं गुरुद्वारे में था, लेकिन किस गुरुद्वारे में था ये नहीं बता सकता। पूरी रात गुरुद्वारे में रहा तो, लेकिन एक थोड़े टाइम बाद एक रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी फैमिली है, फेल हो गए तो क्या हो गया, कि दोबारा से शुरू करते हैं। तो फिर दोबारा से शुरू किया, घर वालों को साफ बोल दिया कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, तो काम पे लग गए। 6th क्लास में बच्चा कितने साल का होता है आप अंदाज़ा लगा दो, क्योंकि हम लोग तो इतने ज़्यादा मैथ वगैरह तो इतनी ज़्यादा करी नहीं, ना ज़्यादा इंग्लिश भी मेरे को अभी 3 साल से आई है, लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत। अब जब आउट ऑफ इंडिया टूर लगने शुरू हुए हैं तब वहाँ पे बात इंग्लिश में करनी है, जब मजबूरी बन जाती है तो फिर वो तो
सीख ही लेता है सीख ही लेता है बंदा। तो इंग्लिश भी अब थोड़ी बहुत बोलनी है भाई, ये वर्ड अब बोलने शुरू करें हैं। तो फैक्ट्री में लगे, मामा जी के साथ जाते थे फैक्ट्री के अंदर, पीछे बैठ के स्कूटर के ऊपर। टिफ़िन पहले स्कूल के लिए मिलता था, आज काम के लिए मिल रहा है ना। तो पहली सैलरी जो थी वो 300 रुपये से स्टार्ट करी मैंने। 2 साल काम किया, 2-3 साल भोगल था, भोगल के अंदर हम लोग काम करते थे, वहाँ पे स्टार्टिंग करी मैंने। उसके बाद एक मेरा दोस्त था, उसने दूसरी फैक्ट्री में लगवाया, वहाँ पे सैलरी सीधी मेरी 400 रुपये हो गई। फिर वहाँ पे 1 साल काम किया, उसके बाद फिर दूसरी फैक्ट्री में लगे, वहाँ पे सैलरी सीधी 2000 रुपये हो गई। तो ज़्यादातर जो मेरा काम था, जो पिछली वाली जो था दुकानों में या फैक्ट्रियों में, वहाँ पे पानी पिलाने का काम होता था मेरा, कि कोई आया गया उसको पानी पिलाना, है ना। थोड़ी शर्म सी तो आती थी यार, इतने अच्छे घर से हैं तो आज हम क्या काम कर रहे हैं। तो चाहे जो मर्जी हो जाए भाई, चाहे हम पानी पिला रहे हैं, पढ़ाई नहीं करनी भाई। क्योंकि हर एक बंदे को होता है ना, किसी को पानी से हो भी होता है, किसी को ऊंचाई से होता है। मेरे को पढ़ाई से, मेरे को तब भी था, मेरे को आज भी है भाई। अगर आप मेरे से अभी कोई मैथ का सवाल पूछ लो, बाजी ये 5 और 50 क्या होते हैं, मेरा दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई का काम मेरे सामने दे दो, मैं अभी भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सीरियसली बता रहा हूँ। मेरा दिमाग ना एकदम से हैंग होना शुरू हो जाता है पढ़ाई के नाम से। वो क्रिएटिविटी वाला, मेहनत वाला काम जितना मर्जी करा लो, मेरे को 48 घंटे भी लगा के रखोगे, हम लोग करेंगे काम। और हम लोगों ने 48 घंटे म्यूज़िक वीडियोस वगैरह शूट कर रखी हैं, वीडियोस वगैरह, वेडिंग्स वगैरह हम लोग करते थे। उसके बाद फैक्ट्री में आए तो वहाँ पे भी पानी पिलाने का काम होता था हमारा। तो लेकिन धीरे धीरे क्रिएटिव वाला माइंड था, सरदार हैं, रामगढ़ी हैं, तो आर्ट तो घुसी हुई है बॉडी के अंदर ही, खून के अंदर ही है हमारे। तो मशीनों को हाथ डालना शुरू किया। तो फिर जब मालिक को लगा यार ये तो ये भी मशीन चला लेता है, इतने कम समय में ये भी चला लेता है, और जो ऑलरेडी वर्कर लगे हुए हैं उनसे अच्छा काम कर रहा है। वर्कर जो काम करते थे वो अपनी दिहाड़ी के ऊपर काम करते थे, हमको काम का शौक़ था यार, नहीं काम करना है, काम करना है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने स्टार्ट किया, है ना। सैलरी 2000 से सीधी 2 साल के अंदर अंदर 5000 हो गई, क्योंकि हम लोग मशीनों पे आ गए थे अब लोग। तो फिर मेरा प्लान बना बाहर जाने का, आउट ऑफ इंडिया, है ना। तो वहाँ पे मैं सर्टिफिकेट से रह गया, पेपर वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कुछ आ गए, लेकिन मेरे पास जो सर्टिफिकेट ही नहीं था, क्योंकि मैंने स्कूल से 5th का भी सर्टिफिकेट नहीं ले रखा था। तो दोबारा अगर सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करी तो वो हो नहीं पाया वो चीज़। तो फिर मैंने फैक्ट्री से भी चला गया और बाहर से भी चला गया। 6 महीने 7 महीने घर पे पड़ा रहा, कोई काम नहीं किया। तो घर वाले भी कहते कुछ कर ले। तो कहीं से पेमेंट पैसों का जुगाड़ हुआ, ऑनलाइन टी-शर्ट्स प्रिंटिंग का मैंने काम स्टार्ट किया। तो साथ साथ में वो ऑनलाइन प्रिंटिंग, टी-शर्ट प्रिंटिंग का भी काम करता था। तो ऑनलाइन साथ साथ में एक संस्था थी, धार्मिक संस्था थी, वहाँ पे ड्राइविंग का भी काम करता था मैं। तो वो कीर्तन की संस्था थी, तो वहाँ पे तबला वगैरह, हारमोनियम वगैरह, तो मैंने तबला प्ले भी, आपने कई वीडियोस में देखा होगा तबला प्ले करते हुए मेरे को, ढोलक प्ले करते हुए। तो वो मैंने उसी संस्था से सीखा था। वो 6 महीने में मेरे को तबला बजाना आ गया था। तो मैं अपना पर्सनल टी-शर्ट्स प्रिंटिंग का भी काम करता रहता था, ऑनलाइन का तबला प्ले भी करता रहता था, और दिल्ली टू अमृतसर ड्राइविंग का भी वर्क करता था। ये सारी चीज़ें मैं वन टाइम में करता रहता था धीरे धीरे। तो फिर जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे, चाहे टी-शर्ट हो गई या वॉचेस वगैरह हो गई, तो इसकी फ़ोटोग्राफी की हम लोगों को नीड पड़ती थी। तो उसके लिए फिर हमने पैसा इकट्ठा करके, कुछ पैसा पापा ने दिया, कुछ मेरे पास था, तो वो चीज़ें इकट्ठी करके मैंने कैमरा लिया। तो उस प्रोडक्ट का शूट मैं खुद करता था। तो वो प्रोडक्ट का पहले मैं शूट बाहर से करवाता था किसी स्टूडियो से। तो जब उसको पता लगा कि दिलजीत भाई ने कैमरा ले लिया और मेरे से बड़ा कैमरा लिया इसने, तो वो कहता पाजी आपके पास कैमरा है तो आप मेरे छोटे मोटे फंक्शन कर दिया करो, वेडिंग्स वगैरह के, या मेहंदी के होते हैं। मैं कहा ठीक है भाई, अगर चीज़ है तो कर दिया करेंगे। तो जब मैं फर्स्ट फंक्शन करके आया तो उसने मेरे को 3000 रुपये दिए। मैंने कहा यार 3000 रुपये मैं ऑनलाइन वर्क करके 15 दिन में कमाता हूँ है ना, 15 दिन में बचते हैं मेरे को। तो ये तो मैंने 6 घंटे काम करके मेरे को 3000 रुपये मिल गए। और उसको फ़ोटोज़ भी अच्छी लगी कि यार जिस तरीके से तुमने फ़र्स्ट टाइम मेरे को काम करके दिया और फर्स्ट टाइम तुमने कोई फंक्शन किया तो तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया। तो वो फंक्शन डे बाय डे मेरे बढ़ाता चला गया। तो एक टाइम पे ऐसा आया कि ऑनलाइन वाला काम तो मेरा बंद ही हो गया धीरे धीरे करके। तो वो जो वेडिंग वाला काम स्टार्ट हो गया,
तो फिर मैंने धीरे धीरे ये देखना शुरू किया कि ये वेडिंग्स वगैरह किस तरीके से पकड़ते हैं, है ना, काम क्लाइंट वगैरह कैसे मिलते हैं। फिर मेरे को क्लाइंट भी मिलने शुरू हो गए क्योंकि मैं पीछे पड़ चुका था उस चीज़ के। होता ही है 101%, जिस चीज़ के आप पीछे पड़ते हो वो चीज़ मिलनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बिल्कुल वो लिखी जाती है कि ये चीज़ अब मिलनी है। तो फिर वेडिंग के फंक्शन पकड़ने स्टार्ट किए, वेडिंग के फंक्शन पकड़ते पकड़ते फिर प्री वेडिंगें बहुत ज़रूरी होती थी, फिर प्री वेडिंगें करनी स्टार्ट करी। फिर प्री वेडिंगें कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टार्ट कर दी। क्लाइंट कहते हैं पाजी कोई कॉन्सेप्ट बनाओ ना प्री वेडिंग का, जैसे लोग सारे प्री वेडिंग करते हैं, हमको उस टाइप की नहीं करनी। फिर थोड़ा सा हमको पिन मिला, हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर प्री वेडिंगें शुरू करी। तो प्री वेडिंग करते करते जब प्री वेडिंग स्क्रीन के ऊपर वेडिंग्स के ऊपर चलती थी तो वहाँ पे सिंगर्स वगैरह भी आते थे, है ना, बुलाते हैं, रिश्तेदारियाँ होती हैं कईयों की। तो उसमें से किसी एक सिंगर की नज़र पड़ी प्री वेडिंग के ऊपर कि यार क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त दी है ना, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है प्री वेडिंग का। तो एक बार काम आपसे करवाते हैं म्यूज़िक वीडियो का, क्या आपने पहले कभी किया है? मैं कहा भाई कभी नहीं किया। उसने कहा कि नहीं आप कर लोगे, मेरे को 101% पता है, क्योंकि जिस टाइप की आप प्री वेडिंग्स कर रहे हो म्यूज़िक वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हमने जब म्यूज़िक वीडियो स्टार्ट करी तो ओके रिपोर्ट, पहली बारी में हमको मॉडल भी अच्छी नामी गिरामी मॉडल दे दी, आर्टिस्ट भी हमको अच्छे मिल गए। तो म्यूज़िक वीडियो हमने करके दी तो उसने फिर हमको आगे रेफ़र किया, धीरे धीरे करके एक करी, एक के बाद दो करी, दो के बाद तीन करी, अब 300 प्लस कर चुके हैं हम। वो भगवान की कृपा से अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, वो भी ऊपर वाले की कृपा से फॉलो करते हैं हमको, हम भी उनको फॉलो करते हैं, वो भी हमको काम देते हैं। तो धीरे धीरे करके आउट ऑफ इंडिया के टूर्स वगैरह काम करना हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। तो अब आप खुद सोच लो कि दिलजीत के बैकग्राउंड क्या था, उसने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से जर्नी उसकी स्टार्ट हुई और कहाँ तक आके खड़ा है। आप लोगों के सामने ही है कि कितना स्ट्रगल किया है। अब इसके अंदर आप ही डिसाइड कर लो कि दिलजीत अगर आज डीओपी ना होता तो क्या होता। बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब जो आपने स्ट्रगल किया है, जो आपने मैं कहूँगा कि जो रब ने आपकी मेहनत का फल आपको दिया है ना, वो बहुत बहुत बढ़िया है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप खुद हिसाब लगा लो कि कहाँ, जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब मैं इस काम के अंदर आया था, अब यानी कि म्यूज़िक वीडियो लाइन में नहीं, जब हमने काम स्टार्ट किया था, कि एक मैं दुकान के अंदर लगा था, वहाँ पे पानी पिलाता था, आए गए को पानी पिलाने से मेरी स्टार्टिंग हुई है। और आज के टाइम पे कहीं पे भी जाते तो पानी पिलाते हैं, जूस पूछते हैं, कॉफ़ी पूछते हैं, आज वो वाला टाइम है। क्या 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 वो दलजीत बदल गया है अभी जो इतना काम, इतना सब चीज़ें मिल रही हैं, तो क्या दलजीत में कोई नहीं, बदलाव दलजीत देखा? आज भी वही है, आज भी वही है। आप मेरे किसी भी सेट के ऊपर पूछ लो, अगर स्पोर्ट बॉय मेरे को पानी पिला रहा है तो मैं खुद पानी पीते हुए उससे पूछता हूँ कि भाई तुमने खाना खाया, पानी पिया? या कभी मैंने अपने ऊपर जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट डायरेक्टरों को, डीओपी को मिलता है, क्या मैंने कभी वीआईपी ट्रीटमेंट लिया? जहाँ पे मेरे टीम के बंदे खाना खा रहे होते हैं, मैं आज भी उनके साथ बैठ के वहीं पे ही उनके साथ खाना खाता हूँ। मैं कल को ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ था, मैं आज भी वहीं पे खड़ा हूँ, किसी से कोई नाराज़गी नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि हम लोगों ने, मैंने जहाँ से स्टार्टिंग कर रखी है, मैं अपना दिन कभी नहीं भूलता कि मेरे को तब क्या ट्रीटमेंट मिलता था और मेरे को आज क्या मिलता है। आपने अपनी कहानी तो मुझे बताई, मैं एक सवाल में जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि फिल्म स्कूल डीओपीज़ बनाता है या फील्ड डीओपीज़ बनाएगी? कहाँ पे जाके एक इंसान असली डीओपी बनेगा? भाई जो डीओपी आपको सिचुएशन बनाएगी, फिल्म स्कूल जो होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, बस आपको नॉलेज दे सकते हैं, आप इक्विपमेंट्स का, चीज़ों का डर अंदर से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो डीओपी नहीं बना सकते। डीओपी आपको फील्ड बनाएगी, प्रोजेक्ट आपको वो देंगे, आपको किस टाइप की ऑडियो मिली है या कोई फिल्म कर रहे हैं, आपको किस टाइप की स्क्रिप्ट मिली है। जब तक आप हर चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं करोगे, चाहे डीओपी का हो गया, चाहे लाइटिंग का हो गया, चाहे कलरिंग का हो गया, चाहे एडिटिंग का हो गया, तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते। यानी कि जो आपको डायरेक्टर ने बताया है वो तो आप करो ही करो, पर उसके अलावा आप अपनी तरफ से भी तो चीज़ दो, उसके अंदर ऐड करो ना। आपको बुक क्यों किया गया है? डायरेक्टर की कॉपी थोड़ी ना करनी है आपको, आपके अंदर भी तो कोई आर्ट है ना। जब तक आपको आपके आर्ट के लिए बुक किया गया है ना, कि आप लाइटिंग अच्छी कर रहे हो, आप कैमरा बढ़िया चला रहे हो, आप जो आपको तो डायरेक्टर बता रहा है, लेकिन फ्रेमिंग लेंसेज के हिसाब से तो आप सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो ना। यहाँ पे आपकी आर्ट जुड़ेगी और आर्ट तो अंदर से ही आएगी। जो फिल्म स्कूल है आपको इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, लाइटिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन आपने जो नॉलेज उनसे दी है हर जगह वो नॉलेज नहीं चलेगी।
जैसी सिचुएशन होएगी, जैसा फ्रेमिंग होएगा, वहाँ पे आपका दिमाग काम करेगा, वहाँ पे आपकी अंदर की आर्ट काम करेगी। जितना ज़्यादा आप घुस के काम करोगे, उस चीज़ को सीरियस लोगे, उतना बढ़िया आप वर्क निकाल सकते हो। यानी कि अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ पैदा करो कि डायरेक्टर को या किसी कंपनी को आपको ही प्रोजेक्ट देना मजबूरी बन जाए कि नहीं, ये प्रोजेक्ट ये ही कर सकता है, क्योंकि इस लाइन का बंदा में जो परफेक्ट है वो यही है, कोई दूसरा बंदा नहीं है। अब जो सैड सॉन्ग करने में बिल्कुल परफेक्ट है कि यार ये बंदा रुला देता है, ये कर देता है, क्या वो उसको हैप्पी सॉन्ग देंगे कोई कंपनी? या जो हैप्पी सॉन्ग बहुत बढ़िया कर देती है, क्या उसको कोई गैंगस्टर सॉन्ग मिल सकता है? आप किसके अंदर परफेक्ट हो। फ्री स्टाइल म्यूज़िक अलग है, जिस टाइप से बादशाह करते हैं, हनी सिंह गाने करते हैं। अब जिस तरीके से पंजाब में जो बी प्राक वगैरह के जो सॉन्ग्स होते हैं, वो चीज़ बिल्कुल अलग है ना। बी प्राक को कभी फ्री स्टाइल गाना करते हुए देखा है? यानी कि अपने अंदर आपको एक क्वालिटी लानी पड़ेगी। आप अपने अंदर देखो कि आप किस के अंदर परफेक्ट हो, आपको वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, फिर उसको पॉलिश करना, उसको तराशना पड़ेगा आपको, तब आप लेवल तक पहुंचोगे, जो फिल्म स्कूल में नहीं होगा। हाँ, जो फिल्म स्कूल में बिल्कुल नहीं होता। वो तो आपको क्यों में बता देंगे, यहाँ से ISO बढ़ती है, यहाँ से रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ से शटर गिरता है ना, तो वो तो आपको इसी चीज़ की नॉलेज देंगे। बाकी मेन चीज़ तो आपके ऊपर है। उन्होंने तो सिखा दिया कि कैमरे के साथ ये होता है। अब उनको थोड़ी ना पता है कि आप कबूतरों की फ़ोटो में खींच रहे हो या मॉडल्स की फ़ोटो में खींच रहे हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या बनना है। एक सिनेमा का जो जादू है, असली जादू, वो सेट पे बनता है या मेन एडिटिंग में बनता है? भाई सेट वाली जो टीम होती है वो अलग होती है, एडिटिंग की जो टीम होती है वो अलग होती है। सेट वाले टीम ने, डायरेक्टर ने, DOP ने, लाइटिंग वाले ने प्रॉपर पूरा जोर लगा दिया, एडिटर उस चीज़ को नहीं कर पा रहा, फील कहाँ से आएगी? अब हमारे पास एडिटर बहुत बढ़िया है, DOP डायरेक्टर ने उस तरीके से फील नहीं बनाई, तो एडिटर कहाँ से दे देगा? जब दोनों चीज़ें, दोनों बंदे टॉप लेवल के होते हैं, बढ़िया होते हैं, फील तब निकलती है भाई। और अगर एक डायरेक्टर, जो मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, अगर एक डायरेक्टर जिसने कॉन्सेप्ट बनाया है, वो खुद डायरेक्टर है, खुद एडिटर है, उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं कर पाएगा। हर एक डायरेक्टर को एडिटर होना बहुत ज़रूरी है, और हर एक एडिटर को डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है ना। हर तरफ आपको पता है कंपटीशन पे कंपटीशन है। काम को इजी कैसे किया जा सकता है, ये टीम के ऊपर डिपेंड है। वो ही टीम काम को टफ बना देती है अगर टीम आपकी प्रोफेशनल नहीं है, और अगर प्रोफेशनल टीम है वही उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ईजी वे में शूट कर देती है। यानी कि आपकी टीम के ऊपर डिपेंड है। तो जादू दोनों जगह का, दोनों जगह का है। देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आए, ऑडियो सुनी, कॉन्सेप्ट वाले ने अपना काम किया, कॉन्सेप्ट वाला डायरेक्टर को बताएगा कि सर इसके ऊपर ये स्टोरी बन रही है, डायरेक्टर DOP को बताएगा कि मेरे को ये स्टोरी शूट करनी है, DOP लाइट वाले को बताएगा कि मेरे को ये फील रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब उसके बाद प्रोजेक्ट शूट हो गया, अब वो प्रोजेक्ट जाएगा एडिटर के पास, एडिटर अपनी फील डालेगा उसके अंदर कि कौन सा शॉट रखना है, कौन सा काटना है, किसके अंदर फील आ रही है, किस में नहीं आ रही। अब इसके बाद प्रोजेक्ट जाएगा कलरिस्ट के पास, जो उसके अंदर हैप्पी मोमेंट वाले कलर दे रहा है, डार्क मोमेंट दे रहा है, फील दे रहा है गाने को, सैड दे रहा है, गैंगस्टर फील दे रहा है। लास्ट में कलरिस्ट के बाद, यानी कि पूरी 5-6 बंदों की टीम हो गई ना, तो ये तो फील तो पूरी टीम ही देगी कि किस टाइप का चाहिए प्रोजेक्ट। आप एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, यानी कि पूरा का पूरा अगर आप कहो कि डायरेक्टर के ऊपर है, या पूरा का पूरा DOP के ऊपर है, या पूरा का पूरा एडिटर के ऊपर है, ये नहीं हो सकता। अगर चैन में से कोई एक भी बंदा लूज पड़ जाए तो पूरा प्रोजेक्ट ख़राब हो सकता है। हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ हाँ, से। यानी कि देखने वाले को तो यही लगता है ना कि यार क्या वीडियो बनाई है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ चल रही है, लेकिन उसको थोड़ा ना पता कि पीछे इसके कितने बंदों की टीमों ने काम किया है। क्या एज अ DOP, जब आप एक प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे होते हो, नॉट द फाइनल वन, जस्ट द शूट, तो क्या उस समय पे आप ऐसी कन्वर्सेशन में एंगेज होते हो डायरेक्टर के साथ या फिर जो भी एडिटर रहने वाला है उसके साथ कि भाई मैंने इस तरीके से कुछ चीज़ें की हैं, इस तरीके से शॉट्स लिए हैं, मैंने इसके इतने इतने एंगल्स लिए हैं,
क्लोज वाइड टाइट लिया है उसको इस तरीके से अरेंज कर देना जस्ट बिकॉज क्योंकि आई वांट, मेरे को पता है कि ये चीज़ ऐसे अच्छी लगेगी, तो क्या इस तरह की कन्वर्सेशन चलती हैं? आज के टाइम पे ना बहुत हाईटेक हो गया काम, बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते। आज के टाइम पे आपको पता है कि एडिटर भी ऑन सेट बैठे होते हैं। अच्छा। जो स्क्रीन के ऊपर, जो मॉनिटरिंग के ऊपर जो वीडियो चल रही होती है, जो प्लेबैक चल रहा होता है, एडिटर भी आज के टाइम पे कॉपी पेन लेके साथ बैठा होता है, वो सीन नंबर नोट कर लेता है साथ साथ कि ये सीन लगने हैं, क्योंकि 5-5 6-6 टेक होते हैं। आर्टिस्ट तो उतने प्रोफेशनल आज के टाइम पे रहे नहीं, क्योंकि हर बंदा उठ के म्यूज़िक वीडियो इजीली शूट करता है। मान लो उसकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन वो आज के टाइम पे चाहता है कि मैं वीडियो में मैं खुद फीचर हूँ। जब पैसा वो लगा रहा है तो वहाँ पे दिक्कत होती है, एक टेक को 10 बार लिया जाता है। तो एडिटर चाहता है कि अगर मैं फ्री हूँ तो मैं एडिटिंग टेबल पे एक एक सीन को चेक करने की बजाय मैं वहीं बैठ के देख लूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं। उससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है म्यूज़िक वीडियो शूट करना, है ना। तो हम लोग भी काम कर रहे होते हैं, तो कई बार एडिटर खुद उठ के बताता है कि भाई इसको ऐसे ऐसे करके करो, मैं इसका यहाँ पे कट मारूंगा, सेकंड शॉट इसका ये जोड़ूंगा, ट्रांजिशन बना दूंगा। हाँ, ट्रांजिशन में ये बना दूंगा। तो अगर एडिटर ऑन सेट बैठा हुआ है फिर तो बात ही अलग है, क्योंकि पूरी टीम वहीं बैठी हुई है, सिर्फ कलरिस्ट को छोड़ के पूरी टीम वहीं बैठी है, तो एक दूसरे को बाद में बताने की नीड नहीं पड़ती। जिसके अंदर बजट कम है या जिस प्रोजेक्ट को, अगर मैं भी कई बहुत गाने, क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर, डीओपी, एडिटिंग, कलरिस्ट वगैरह खुद ही हूँ, तो जब मैं अपने प्रोजेक्ट खुद शूट करता हूँ तो अगर टेक पूरा भी नहीं होता मैं पहले ही कट मार देता हूँ। मेरे को पता ये इतना ही लगना है, यहाँ से कैमरे की मूवमेंट चेंज करी, दूसरा शॉट वहाँ से लिया। तो जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ आपको, मैं वीडियो शूट होने से पहले ही ऑडियो के ऊपर कट मार देता हूँ। उसके बाद मैं अपने कट गिन लेता हूँ कि मेरे इतने कट हैं, 250 कट हैं, 150 कट हैं या 100 कट हैं। मैं बस उतना ही फुटेज लेता हूँ, क्योंकि बाकी की यार सारी फुटेज ख़राब हो जाती है, आपको पता ही है ना। और मेन हमारे लाइन में तो टाइमिंग है कि 12 घंटे की शिफ्ट है, तो उस टाइम में काम ख़त्म करना है। तो हम लोग तो इस तरीके से काम करते हैं भाई। ठीक है। जैसे अभी आपने बोला ना कि रीटेक्स की बात आ रही है, हाँ जी, तो हाँ जी। मेरा एक सवाल ये था मन में कि मैं इस चीज़ को लेके क्यूरियस हूँ, क्या रीटेक्स गलतियों की वजह से होते हैं या कभी कभी सेफर साइड के लिए भी रीटेक्स होते हैं? ज़्यादातर गलतियों की वजह से होते हैं। अब मान लो हमारा एक टाइम में कट ओके आ गया, लेकिन हम उसका एक सेफ वाला साइड भी लेके चलते हैं, यानी कि एक दूसरा एंगल, कई बार हमको दूसरा भी मिल जाता है, कई बार उसने 2 बार में भी बढ़िया दे दिया, तो फिर हमें लगता है कि हमारे पास टाइम है, हम तीसरा एंगल भी उसका निकाल लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो रीटेक होते हैं गलतियों की वजह से होते हैं। यस, बाकी सेफ पॉइंट वाला तो पोर्शन कम ही रहता है, 20% रहता है, लेकिन 80% तो गलतियों की वजह से ही होता है। 20% से आपका मतलब है कि जब आपको कुछ लग रहा होता है कि आपको ये फ्रेम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ जी, हाँ जी, देन हाँ आप वो सेफर साइड के लिए 2-3 एंगल्स, 2-3 चीज़ें, 2 बिल्कुल, तीन बार बिल्कुल। शॉट ले लेते हो बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो इसके मैं सेफर साइड 2-3 एंगल्स और ले लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो है सारा का सारा वो किसी ना किसी ब्लूपर, किसी ना किसी हाँ जी, गलती कई वजह बार से। लाइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही होती है, जब क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि ट्रैक के ऊपर काम कम ही होता है, क्योंकि ट्रैक के ऊपर बड़े कैमरे चलते हैं, बजट इतना होता नहीं है कि बड़े कैमरे लगा सकें, FX6 वगैरह यूज़ होते हैं, तो गिम्बल के ऊपर होते हैं। तो गिम्बल में कौन सा हमको ट्रैक, अब अगर हम ट्रैक लगा के वर्क करते हैं तो कम से कम हमको 15 मिनट लग जाते हैं ट्रैक चेंज करने में, या तो गिम्बल हाथ में है, एक सेकंड से पहले लेफ्ट हुए, 1 सेकंड से पहले राइट हुए। जब 1 सेकंड से पहले हम राइट हुए तो लाइटिंग चेंज करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल, है ना। तो वो लाइटिंग चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके लिए रीटेक उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बस फटाफट निकल जाता है उसी में। फिर जब हमको ट्रैक लगाना ही नहीं पड़ रहा तो फिर सेफ्टी के लिए हम 2-3 शॉट एक्स्ट्रा ले ही लेते हैं। अगर ट्रैक लगा हुआ तो फिर हमको मजबूरी होती है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता कि इसको सिंगल ही रखना है। बेशक वो एक बार में आ गया है, तो फिर हमको सेकंड शॉट भी सेफ्टी के लिए लेना, तो हमको सेम ही लेना पड़ेगा। सिर्फ लेंस चेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। हाँ। एक ना बड़ा फनी सवाल मेरे दिमाग में आया, आपने गलतियों की बात की ना। हाँ जी। इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें ना दिखाते हैं कि ये बंदा बैठा है, कन्वर्सेशन चल रही है, जैसे कि अपना पॉडकास्ट चल रहा है ऐसे, एंड देन मैंने बोला कि पॉडकास्ट ओवर होता है, एंड होता है, कट बोला मैंने, तो बंदा कैमरामैन जो है वीडियो का बटन दबाता आ जाती है टिन कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हुई होती है कि कैमरामैन ने रिकॉर्ड करना ही भूल गया पूरा। हमारे साथ कई बार होता है। आपके साथ ऐसा मूवमेंट हुआ है कि भाई कई आपको बार लगा हुआ है, कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। ये तो अब
टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है, कैमरे इतने अच्छे आ गए हैं कि बटनों के अंदर अब Lights. जब से सिनेमा कैमरों के अंदर जब हम बटन दबाते हैं तो उसके अंदर लाल रंग का दिख जाता है, लेकिन जब हम धूप में काम कर रहे होते हैं, दोपहर का टाइम है, 12 बजे का टाइम है, 2:30 बजे का टाइम है, वहाँ तो आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कैमरे के अंदर लाइट कहाँ दिखेगी। तो फिर जो मोनीटर्स जो फोकस पे होता है, मेरे साथ रवि भाई होते हैं फोकस पे, तो हम लोग स्पेशली बोलते हैं भाई रिकॉर्डिंग है ना, रोल है ना, हम कहते हैं हाँ रोल है भाई, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते तो हैं। मतलब वो मोमेंट मैं जानना चाहूंगा कि कभी मतलब आपको बहुत लगा बार कि हुआ है भाई क्या भाई। परफेक्ट शॉट आया होगा और उस शॉट को आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा। बहुत बार हुआ है, कई बार स्टंट होते हैं कि बंदा एक दूसरे को आर्टिस्ट को घूंसा पड़ रहा है और वो घूंसा सच्ची में लग गया है, वो बंदा दूर जाके गिरा, पता लगा वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। बहुत बार होता है, बहुत बार। लेकिन अब फिर क्या है कि धीरे 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 करके जब एक बार गलती करते तो दूसरी बार करते तो तीसरी बार, तो अभी एक साल से तो गलती हुई नहीं हमारे से ये वाली अभी तक। तो स्पेशली हम उस चीज़ के ऊपर हम दोनों भाई मिलके स्पेशल ध्यान देते हैं, भाई रिकॉर्ड है, हाँ रोल है भाई, चलो। चलो इससे हम ऑडियंस के लिए आपसे सवाल लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि मुझे ये बताओ कि एक एज अ सिनेमा गाय, एज अ डीओपी, एक इंसान को क्या प्री चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि मतलब आपका शूट शुरू होने वाला है, आप शूट शुरू करने वाले, रोल करने वाले हो, किन चीज़ों का आप मतलब बहुत क्विक ध्यान भाई रखो? रोल ही है मेन, बटन ही है रिकॉर्डिंग का, जब वही नहीं दबा तो फिर फायदा क्या चीज़ का, वो तो ब्लैंक ही रहा सारा कुछ। उसके अलावा क्या कुछ हो जाता है कभी कभी कि मतलब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ जो लोग कर जाते हैं, कभी कभी आपसे भी हो गई होंगी वो गलतियाँ? जब हमारे हाथ में सबसे पहले कैमरा आता है, गलती का तो कोई हमारी लाइन में सवाल ही नहीं है, क्योंकि भाई ऑलरेडी 10 से 15 लाख रुपए लगे होते हैं, कई हाँ। प्रोजेक्ट 20-20 लाख के लगे होते हैं। एक छोटी सी भी गलती पूरे प्रोजेक्ट को बिल्कुल। धो सकती है। तो जब हमारे पास सबसे पहले कैमरा आता है, जब हमारे हाथ में कैमरा आता है, सबसे पहले हम लोग उसका पूरी सेटिंग चेक करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे फ्रेम रेट चेक करते हैं, अपर्चर वगैरह चेक करते हैं, किस मोड के ऊपर शूट हो रहा है, उसका कोडेक क्या है, फ्रेम रेट क्या है ना, A to Z सारी चीज़ें चेक करते हैं। अगर छोटी मोटी गलती होती भी है हमसे तो वो SNQ की गलती होती है, क्योंकि कई बार हम लोग जो सिंक होते हैं, वो स्टोरी SNQ के ऊपर ज़्यादातर शूट होते हैं, तो हम सिंक के टाइम SNQ हटाना भूल जाते हैं कई बार, है ना। बहुत कम चांस होता है ये वाला, क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है, फ्रेम रेट एडिटिंग वो भी फ्रेम रेट एडिटिंग पे जाके ठीक हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन अगर छोटी मोटी कोई गलती होती है तो वो SNQ की होती है हमारे से, बाकी अदरवाइज तो भगवान की कृपा है, इतनी आज तक ऐसे हुआ नहीं है। तो आप यही कहना चाहते हो कि जो भी चाहे वो कोई भी सिनेमा है, चाहे कुछ भी है, वो पहले सारी अपना एक समय देके पूरा सारी सेटिंग्स को चेक पूरा हम करें लोग, जरूर। चाहे हमारा शूट लेट स्टार्ट हुआ है, कुछ भी है, हम लोग हमारे हाथ में जब भी कैमरा आएगा, हमने पूरा पहले आधा घंटा उस कैमरे को देना ही देना है। सारे लेंसेस कैमरे पे लगा के चेक करने हैं, सारे लेंसेस के ऑटो फोकस काम कर रहे हैं, रोनिन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, जो कैमरे की जो सेटिंग्स हैं वो सेटिंग्स हमने ऑलरेडी नोट करके रखी हुई हैं। एडिटर से एक बार पूछ लेते हैं या डायरेक्टर से पूछ लेते हैं, सर कौन सी सेटिंग पे आप लोगों ने वर्क करना है सिंक के लिए, क्योंकि कई जो डायरेक्टर्स हैं वो 100 फ्रेम के ऊपर शूट करवाते हैं सिंक, कई स्लो मोशन पे सिंक शूट करवाते हैं, कोई 25 पे करवाता है, कोई 50 पे करवाता है। तो हर एक डायरेक्टर की अपनी अपनी एक फील होती है, तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि सर सेटिंग क्या रखनी है। भाजी मैंने इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारी रीलें देखी हैं, कभी कैमरा गिरा, ऐसे दिल को ना बड़ा दर्द होता है वो चीज़ें देख के ना, कि कैमरा गिर रहा है, चोट लग रही है, कोई कैमरामैन गिर गया कहीं पे। तो क्या आपके साथ भी कभी इस तरह के कभी इंसिडेंट्स हुए हैं? बिल्कुल भाई बिल्कुल। चंडीगढ़ शूट कर रहे थे हम लोग, काफ़ी फेमस सिंगर थे, तो गिम्बल चला रहा था, प्रॉपर सेट बहुत बढ़िया सा बना रखा था हम लोग, ज़मीन के ऊपर साटन बिछा रखी थी, कपड़ा वगैरह लगाया हुआ था। तो उस कपड़े में कैमरा चलाते हुए, सिंक लेते हुए, आपको तो पता ही है कि सिंक लेते हुए कैमरा किस स्पीड के साथ चलता है, पैर भी, क्योंकि पैर उस स्पीड से चलाने पड़ते हैं। तो कपड़े में पैर फंस गया था, तो एक अटेंडेंट था, तो मेन उसका काम ये रहता है कि सिर्फ मेरे पैरों को देखना। तो रवि उस समय मेरे साथ नहीं था, तो उसको कहीं से कॉल आ गई, और जैसे उसको कॉल आई उसने मोबाइल जेब में से निकाला और देखने लगा, उतनी देर में मेरा पैर उस साटन के कपड़े में फंस गया और सीधा कैमरे के साथ नीचे। और अब FX6 लगा हुआ था, 50 mm लेंस था 1.2 वाला, प्रॉपर सेट कितना भारी होता है आपको पता ही। तो गिरते गिरते कैमरा राइट हैंड से ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड में चला गया, भगवान का शुक्र था, और मैं गिर गया वहाँ पे। तो उस समय तो लगा कि यार कुछ नहीं, थोड़ा सी कलाई मुड़ी है, हल्की सी मोच होगी। तो मैंने दोबारा सिंक लेना स्टार्ट कर दिया। तो जब सिंक लूँ तो इस हाथ के ऊपर लोड ही ना पड़े, तो सिंगल हैंड से मैंने शूट किया,
उसके बाद 1 घंटे तक शूट सिंगल हैंड से करता रहा। मैं कहा ये लोड क्यों नहीं पड़ रहा है साथ में, नॉर्मल सा तो गिरा हूँ। तो हमने शूट ख़त्म किया, तो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे फिर हमारा शूट था। तो मैं दिल्ली आया, दिल्ली आके मैं कहा यार एक एक्सरा करवा लेते हैं, क्योंकि हाथ तो बिल्कुल नहीं हिल रहा। तो जब पता चला वहाँ पे सेट पे बोलने लगे कि नॉर्मल चोट हो गई, मांस फटा होगा अंदर का नॉर्मल। जब दिल्ली आके एक्सरा कराया भाई, जब वो जो बड़ी वाली हड्डी होती है वो पूरी क्रैक, और जो छोटी वाली हड्डी होती है, 2 हड्डियाँ होती हैं हैंड में, तो और जो छोटी वाली हड्डी थी वो 8 mm पूरी पीछे। अच्छा। तो फिर उसके ऊपर प्लस्तर वगैरह चढ़वाया। अब जो उसके अगले दिन शूट था, ज़रूरी था करना, तो उसी दिन रात को घर पे रात को पट्टी करवा के सुबह पट्टी करवाई, क्योंकि अगला दिन निकल चुका था। शाम को घर पे आया, दोबारा कपड़े पैक किए, प्लस्तर हाथ में था, दोबारा गाड़ी उठाई, दोबारा चंडीगढ़। तो उस समय वो पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास था, तो मैंने ऑन द स्पॉट वहीं पे फिर डीओपी एक हायर किया। तो उस डीओपी से मैंने वो कैमरा चलवाया, डायरेक्शन उसके अंदर मेरी थी, तो मैंने पूरा प्रोजेक्ट किया। तो लास्ट में सिंक के टाइम पे मेरे को जोन से शॉट चाहिए थे, फिर वो शॉट नहीं दे पा रहा था। तो ताज़ा प्लस्तर था, अंदर से अभी सूखा भी नहीं था। तो ऑन द स्पॉट मैंने कैमरा हाथ में लेके सेम सिंक दोबारा से सिंगल हैंड से निकाले, फिर वापस दिल्ली आए हम लोग वो शूट करके। वेरी इंस्पायरिंग। तो कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है लोगों को, बल्कि ऑडियंस को लगता है या नए जो बच्चे हैं उनको लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन भाई जब सिर के ऊपर प्रेशर होता है, जब 10 से 15 लाख रुपए उस सेट के ऊपर लगे हुए हैं, अगर मैं वहाँ पे हाथ खड़े कर दूँ कि मेरा हाथ टूट गया, मैं काम नहीं कर सकता, तो भाई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। हम लोगों ने इस तरीके से वर्क कर रखा है। कई बार पेट में दर्द हो रहा होता है, कई बार सेट के ऊपर कुछ गलत खा लेते हैं, या किसी दूसरे सेट के ऊपर जाते हैं, किसी दूसरे बल्कि ज़िले में जाते हैं, पानी सूट नहीं करता वहाँ का, पेट में दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि हर जगह आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी ना, हर जगह बिस्लरी नहीं मिलेगी, कई बार दूसरा पानी भी पीना पड़ता है। तो मेरे साथ बहुत बार होता है, पेट में पेन हो रही होती है, लेकिन अगले को नहीं जताते कि हमारे पेट में दर्द हो रही है या कहीं पे हमको लग गई है। वर्क करना पड़ता है, धूप इतनी तेज़ होती है, क्या करें। सबको ये लगता है कि हाँ चकाचौंध है, लाइटें लगी हैं, सेट है, बड़े बड़े आर्टिस्ट सामने हैं, लेकिन हो जाता है कई बार। ये तो बात हो गई गलतियों की। अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक जो डीओपी है बड़ा कॉन्शियसली ऐसा फ्रेम में क्या डालता है जो कि एक आम व्यूअर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता जिस चीज़ के ऊपर। भाई लाइटिंग, जो बंदा वीडियो देख रहा है, चाहे वो फैमिली देख रही है ना, चाहे वो एक बाहर कोई भी उस चीज़ को देख रहा है, लाइटिंग के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। हर एक बंदे को लगता है कि यार वो जो लड़की फ्रेम के अंदर स्क्रीन में दिख रही है वो रो रही है, हंस रही है, सो रही है, खड़ी है, या डांस कर रही है, या उसको डांस कितना अच्छा है। भाई ये देखो ना उसके पीछे लाइटिंग क्या कर रखी है। लाइटिंग की तरफ किसी की तरफ ध्यान नहीं है। खुला चैलेंज है भाई, आप अपनी फैमिली से भी पूछ लेना, मम्मी कैसी लग रही है वीडियो, लाइट कैसी लग रही है पीछे की, वो नहीं बता पाएंगे। सिंपल सा इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं, सिंपल सी बात समझाता हूँ। एक कॉन्सर्ट हो रहा है तगड़ा लेवल का, आर्टिस्ट स्टेज के ऊपर खड़ा है, उसके पीछे 10-12 इंस्ट्रूमेंटल बजाने वाले बंदे बैठे हुए हैं। अब जो नीचे ग्राउंड पे जो बंदे उनको देख रहे हैं, अब जो सिंगर, अब हज़ारों की भीड़ है नीचे, हज़ारों में से सिंगर कितने होंगे? कुछ होंगे ना, हाँ। कुछ होंगे। क्या उसका तबले वाले की तरफ ध्यान जा रहा होगा? क्या उसका गिटार वाले की तरफ ध्यान जा रहा होगा? सिंगर हमेशा सिंगर के वोकल चेक करेगा, यार इसने क्या लाभ लिया, क्या गाया। अब उस ऑडियंस में तबले वाला बैठा हुआ है, क्या उसका सिंगर की तरफ ध्यान जाएगा? चाहे गिटार वाले की तरफ ध्यान जाएगा? उसका तबले वाला हमेशा तबले वाले को देखेगा, यार क्या ताल उठाई है, क्या तेरकिट मारी है। सेम गिटार वाला गिटार को देख रहा होगा, हारमोनियम वाला हारमोनियम को देख रहा होगा। इसी तरीके से हमारी ऑडियंस है। अगर जो लाइट सेट करते हैं, जिनको लाइटिंग की नॉलेज है म्यूजिक वीडियोस में, वो कभी भी फ्रेमिंग वगैरह को चेक नहीं करेंगे। उसका लाइट की तरफ ध्यान जा रहा होगा, यार ये लाइटिंग में इससे बढ़िया कर सकता था, यार ये कर सकता था। अब आर्टिस्ट को देखेगा, यार क्या एक्टिंग करी है, यार इससे बढ़िया मैं कर सकता था, यार क्या एक्टिंग करी है ना। अब पीछे मान लो जो हमारे म्यूजिक वीडियोस में एक छोटा सा पार्ट है, किसी का ध्यान नहीं जाता। जो बंदे स्मोक वगैरह करते हैं पीछे, हल्का सा धुएं का, उस लाइट को चमकाने के लिए धुएं का इफेक्ट देते हैं। कभी आपने भी नोट नहीं किया होगा इस चीज़ को, है ना। जो धुआं
स्मोक देने वाला बंदा है वो हमेशा ये देखेगा यार इसने ज़्यादा स्मोक दे दी है यार, यहाँ पे थोड़ी स्मोक कम चाहिए। उसको आर्टिस्ट से क्या यार, लाइटिंग से क्या, या जो आर्ट कर रखी है उससे क्या। तो यानी कि जोन सा बंदा जिस फील्ड का है हाँ। और वो उस फील्ड में वो वीडियो देख रहा है, उसका उधर की तरफ ही ध्यान जाएगा। और बाकी जो बंदे इस लाइन से बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ऑडियंस है, वो देख रही है, वो सिर्फ गाड़ियां देख रही है, वो सिर्फ गाड़ियां पैसा देख रही रहा है, है, बंदूकें दिख रही हैं, बिल्कुल, मशूक दिख रही है, आर्टिस्ट दिख रहा है। बस उसको उनको फ्रेमिंग के साथ भी नॉलेज नहीं है कि यार क्या किया है। अगर आप किसी को थोड़ी सी नॉलेज देते हो ये ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि कुछ चीज़ सिखाते हो, तब उसका ध्यान उस तरफ जा सकता है। हाँ। नहीं तो बर्गर खाने वाले ने तो भाई उसका प्याज का, टिक्की का, चटनी का ही स्वाद लेना है, उसको थोड़ा ना पता कि पीछे से मसाले कौन से डले हैं कौन से नहीं डले। हाँ। जो बंदा शेफ़ है उसको 1 बाइट लेते उसको पता चल जाएगा कि इसने ये डाला है, ये मसाले यूज़ करे। तो यानी कि जो बंदा जिस लाइन का है वो ही उस चीज़ को, प्रोजेक्ट को समझ सकता है। अदरवाइज नॉर्मल बंदों के लिए तो एक फिल्म है और एक गाना है बस। पाजी मैंने ना काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि एज अ कैमरा गाय, मैं भी कैमरा गाया हूँ, आप भी कैमरा गाए हो। तो जब हम कोई भी एक मूवी देख रहे हैं, कोई भी एक गाना देख रहे हैं ना, तो हम ना उस चीज़ को ना वो उतने मज़े से नहीं देख पाते जो कि हम एक नॉर्मल ऑडियंस होते तो देख पाते। तो आपका किसी भी फिल्म को देखते हुए आपका ध्यान क्या, आपका भी ऐसे, आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका ध्यान फिल्म से ज़्यादा, स्टोरी से ज़्यादा, आर्टिस्ट से ज़्यादा, अरे क्या फ्रेम आया यार। बस ये आपने सही पकड़ा है। जब भी मैं कोई मूवी देखता हूँ, वैसे तो बहुत कम देखता हूँ, टाइम होता नहीं अपने के पास, लेकिन जब भी मैं टीवी में मूवी देखता हूँ या हॉलीवुड या इंडियन देखता हूँ तो मेरा ध्यान फ्रेमिंग के ऊपर जाता है कि ये उन्होंने इस सब्जेक्ट को यहाँ खड़ा कर रखा है, अब यहाँ से फोकस उन्होंने यहाँ से वहाँ पे कैसे शिफ्ट किया, या किस टाइमिंग पे किया, या किस बीट के ऊपर किया, या कैमरा कहाँ पे रोटेट हुआ, कहाँ किस बीट के ऊपर कैसे कट मारा, मोशन से इन्होंने कैसे दिया। तो मैं वही चीज़ चेक करता हूँ, मेरे को स्टोरी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, मैं पूरी फिल्म फ्रेमिंग देखता देखता ख़त्म कर देता हूँ। हाँ। कभी भी मैं फिल्म देखता हुआ इमोशनल नहीं होता, कभी ज़्यादा हंसता नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं होता उस तरह। माइंड सिर्फ फ्रेम्स और लाइटिंग फ्रेमिंग चल रही होती है, उन्होंने क्या फ्रेम यूज़ किया है, क्या लाइट्स यूज़ की है, क्या लाइट्स यूज़ करी है, इस कैमरे का एंगल उन्होंने ये रखा है इस फ्रेम के लिए। अब आप हैप्पी मोमेंट एंगल की बात कर रहे थे, सैड मोमेंट उसकी बात कर रहे थे, भाई वहाँ मैटर नहीं करती वो चीज़ें, आपका एंगल क्या कह रहा है, कहाँ से आपको चीज़ बढ़िया दिख रही है, ग्राउंड पे क्या आ रहा है, अप में स्काई में क्या आ रहा है, भाई ये मेन होता है। पाजी आपका ना इंस्टाग्राम जब मैं स्क्रॉल कर रहा था ना, जब मैं आपके बारे में देख रहा था, आपको फॉलो तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपके बारे में देख रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी जो हर कमेंट में, हर रील के कमेंट में ना भरी पड़ी है कि पाजी गिम्बल की सेटिंग्स क्या है, सेटिंग्स कैसे करें। तो इसके बारे में बताओ आप। भाई गिम्बल की खास कोई सेटिंग नहीं होती, पैन फॉलो के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। जैसे 2 मोड के ऊपर मैं वर्क करता हूँ, एक पैन फॉलो है और एक FPV है। ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता हूँ, जो म्यूज़िक वीडियो यूज़ होती हैं वो पैन फॉलो के ऊपर ही होती हैं। FPV तो हम लोग सिर्फ सिंक के टाइम जो हमको लेने होते हैं, लिप सिंक लेनी होती है, तो मैं तभी यूज़ करता हूँ, वो भी अकॉर्डिंग डायरेक्टर, है ना। मेरे को बहुत कमेंट इंस्टाग्राम पे ये भी हैं कि भाई आपको बस यही करना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, है ना। तो भाई जब मेरे को बुक ही इसी काम के लिए किया जाता है तो मैं यही करूँगा ना। सही बात है। नॉर्मल कैमरा तो कोई भी चला लेता है भाई, सारे चलाते ही, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बढ़िया कैमरा चलाता हूँ, नॉर्मल सारे। पैन फॉलो तो अगर एक वेडिंग वाले बंदे को भी बोलोगे कि भाई पूरा म्यूजिक वीडियो पैन फॉलो के ऊपर शूट करनी है, एक डायरेक्टर सिर के ऊपर खड़ा है, तो म्यूजिक वीडियो वाला वेडिंग वाला भी बंदा है कि बड़े आराम से पैन फॉलो के ऊपर म्यूजिक वीडियो शूट करके दे देगा। लेकिन एक फ्रेमिंग निकालना, कैमरे को FPV के ऊपर चलाना, उसको बीट को, म्यूजिक की बीट को समझना, बीट के हिसाब से कैमरे को शेक करना, भाई वही तो गुण अपने अंदर है। जब इसी काम के लिए तो डायरेक्टर मेरे को बुक करते हैं या कंपनियां मेरे को बुक करती है, तो भाई मैं वही काम करूँगा ना, है ना। अब लाइट का काम, एक लाइट जल रही है, लाइट का काम लाइट देना है। अब आप कहो कि यार ये हर शूट के ऊपर यही लाइट पड़ती रहती है, तो भाई वो लाइट है, उसने वही काम करना है। तो भाई मेरा काम कैमरा घुमाने का है, तो भाई मैंने कैमरा ही तो घुमाना है, क्योंकि मेरे को बुक ही उसी काम के लिए किया गया। नॉर्मल जो स्टोरी वाले सॉन्ग्स होते हैं मेरे को उसके ऊपर बुलाते ही नहीं है। हाँ। वो मेरे को साफ बोलते हैं पाजी ये आपके लेवल मतलब का काम नहीं है, है ना। तो मैं नहीं जाता, मेरे मतलब का काम होता है सिंक बेस, मार धाड़ वाला, कट टू कट सॉन्ग। अब वही प्रोजेक्ट मेरे को ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग माहिर हैं, जहाँ कैमरा घुमाना है। अब जो काम मैं करता हूँ वही रीलें तो इंस्टाग्राम पे अपलोड होंगी ना भाई, दूसरी कैसे कर सकता हूँ मैं, बताऊँ।
तो आपके कहने का मतलब है कि कोई खास सेटिंग्स नहीं है, जिन सेटिंग्स पे हम चल रहे हैं, जिन सेटिंग्स पे सब लोग चल रहे हैं नॉर्मल, आप लोग उसी पे सेटिंग्स पे चल रहे हो। जस्ट जो गेम है आपके हिसाब से वो बीट सिंकिंग का है, और आपको पता है कि बस यहाँ पे ये बीट आएगी तो मुझे कैमरा को मूव करना है। बिल्कुल और बिल्कुल। एक नया टाइटल मिला है आपको, मैं बताऊं, जो मैं आपके कमेंट्स में जो देखता रहता हूँ बार बार ना, कि हाँ जी। आपको वो जो बिग बोल्ट है ना, वो बिग बोल्ट कैमरा मशीन है जो, बोल्ट मशीन। वो आपको जो है वो स्मॉल बोल्ट बोलना शुरू कर दिया कुछ लोगों हाँ ने। जी हाँ जी हाँ जी, काफ़ी सारे पर्सनल में भी काफ़ी सारे कमेंट आते हैं जो बोल्ट मशीन के नाम से बुलाते हैं। लेकिन भाई बोल्ट मशीन नहीं हूँ मैं, एक नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन हाँ, हम कैमरा उस हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि भाई बोल्ट मशीन आप खुद उसका रेट पता कर लो, वो अभी बॉम्बे में लगी हुई है और एडों के लिए ही ज़्यादातर वो यूज़ होती है। उसको वहाँ से उठा के किसी सेट के ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल वाला काम है, और काफ़ी बहुत भारी मशीन है। यूट्यूब वगैरह पे आप चेक कर सकते हो। अगर वो काम हम लोग एक नॉर्मल तरीके से हाथ घुमा के या गिम्बल चला के कर देते हैं तो भाई क्या दिक्कत है। 10% 20% कर लेते हैं हाँ, तो क्या 20% भी निकल जाती है उसके साथ की चीज़, तो दिक्कत क्या है। पाजी एक सवाल आता है कि ना, जो गिम्बल चलाने वाले लोग हैं ना, उनका एक सवाल और है कि पाजी आपकी कमर नहीं दर्द होती आप जब ऐसे इस तरह के इतने फास्ट मूवमेंट्स करते हो? तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, कि मतलब कुछ टिप्स देना चाहोगे कि इस चीज़ को भाई लेके? हाँ, उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। साइकिलिंग है मेरी भी कमर में प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर पता चला साइकिलिंग के बारे में। तो एक साइकिलिंग की एक मूवमेंट होती है कि ये नहीं कि आप किसी भी एंगल के ऊपर पोजीशन में साइकिल चला रहे हो। साइकिल की एक पोजीशन होती है, अगर आप प्रॉपर उस पोजीशन के ऊपर साइकिलिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ठीक हो जाती है। तो उसको मजबूत रखने के लिए, बढ़िया रखने के लिए, थोड़ी बॉडी वगैरह सेट रखने के लिए, तो मैं साइकिलिंग ज़्यादा प्रेफर करता मैंने हूँ। देखा, मैंने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ना, जब मैं देखता रहता हूँ, आप जब साइकिलिंग के लिए जाते हो, आप स्टोरीज वगैरह पोस्ट करते हो। हाँ जी हाँ जी। आपने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया, कोई 54 किलोमीटर के आसपास नहीं, का। वो एक बार मूड किया था तो 54 किलोमीटर चला दी थी मैंने एक ही दिन, बल्कि 3 घंटे लगे थे मेरे को, पूरा दिल्ली का चक्कर काट के आया था मैं। साइकिलिंग के ऊपर ही 54 किलोमीटर चला दी थी मैंने। हाँ। तो लेकिन अभी तक जो नॉर्मल जो मैं चलाता हूँ 20 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर डेली की रहती है मेरी, कि इतना रोज़ चलाया जा सके। क्योंकि अब एज भी है, बहुत बंदों को पता नहीं मेरी एज, मैं अपनी एज बता देता हूँ। 40 साल की मेरी एज है। तो गिम्बल चलाते हुए 40 साल की एज में बहुत कम बंदे गिम्बल चलाते हैं, क्योंकि इतने में तो काम हो जाता है बंदों का। तो अभी तक मैं इतना हैवी गिम्बल और इस पोजीशन में इस हाई स्पीड में चला रहा हूँ। FX6 लगा के हाँ, भी। वो भी FX6 लगा के। तो एक्सरसाइज ही है, एक्सरसाइज रेगुलर करता रहता हूँ मैं। कमर की हड्डी के लिए मेन एक्सरसाइज ही है। बाकी और कोई बॉडी का पार्ट एक्सरसाइज करो या ना करो, जितनी भी रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज है, मैं तो सारे गिम्बल वगैरह चलाते हैं, सिनेमैटिक करते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करोगे तो थोड़े टाइम बाद गिम्बल आपको नुकसान देना शुरू कर देगा। कईयों को तो मैंने देखा है, कई बंदों की मेरी कॉल पे भी बात हुई है कि 2 साल बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई है गिम्बल चलाते हुए। तो भाई एक्सरसाइज ज़रूर किया करो, स्पेशली रीढ़ की हड्डी के लिए, है ना। साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है। मेन तो साइकिलिंग कर लो, थोड़ा घूम फिर भी लोगे, है ना। और नई एक जिम में जाके साइकिलिंग करना और एक रोड के ऊपर थोड़ा इधर उधर नेचर को देख के साइकिलिंग करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो है। बिल्कुल। हमने फ्रेम्स की बात करी, हमने लाइटिंग्स की बात करी, हमने गिम्बल की बात करी, ये तो सब हो गया जी शूट के नाम का। मैं बात करना चाहूँगा अब आपसे पोस्ट प्रोसेसिंग की। आपने मेंशन किया कि आप एडिटिंग भी, बहुत सारी चीज़ों की आप खुद भी एडिटर हो, आप दिमाग में लेके भी चलते हो एज एन एडिटर चीज़ों को शूट करते हुए भी। तो सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके अकॉर्डिंग क्या है? मैंने जो जिस सॉफ्टवेयर पे स्टार्टिंग करी थी, प्रीमियर के ऊपर ही करी थी। और अभी तक मैं प्रीमियर के ऊपर ही टिका हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को इजी लगता है। क्योंकि उसके अंदर वो एकदम जैसे खून के अंदर घुल जाता है ना, प्रीमियर प्रॉपर तरीके से घुला हुआ है खून के अंदर। तो एडिटिंग तो मैं टोटली प्रीमियर के ऊपर ही करता हूँ। कलरिंग के लिए मैं दाविंची के ऊपर जाता हूँ। वैसे तो मोस्टली कलरिंग हम लोग बाहर से ही कराते हैं, लेकिन कई बार बजट नहीं होता तो कलर खुद करने पड़ते हैं। तो वो फिर मैं दाविंची के ऊपर करता हूँ। दाविंची से फिर दोबारा प्रीमियर के ऊपर आके उसके ऊपर जो इफेक्ट वगैरह लगाने होते हैं, इफेक्ट वगैरह लगा के रेंडरिंग कर देते हैं, बस। ठीक है। तो कुछ एडिटिंग टिप्स आप शेयर करना चाहोगे कि किन चीज़ों को माइंड में रखें कि एडिटिंग करते हुए कि आपका प्रोजेक्ट बेटर दिख सके, क्या चीज़ें ना करें? बेसिकली कुछ करने वाली तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें ना करने वाली हों। मैं अपना ना करने वाली, देखो ये तो आप ही उसके ऊपर हो गया कि आप किस तरीके, जो आपको इजी लगता है आप किस तरीके से इजी म्यूज़िक वीडियो के कट कर सकते हो। मैं अपना बता देता हूँ। मेरे पास जब ऑडियो आती है तो मेरे को जहाँ जहाँ पे कट लगाने होते हैं, मैं एक
ऑडियो की टाइमलाइन नीचे रख, प्रीमियर के ऊपर से, क्योंकि शूट तो हुआ नहीं हुआ, ऑडियो रख के उसके ऊपर कट मार देता हूँ पहले। उसके बाद मैं कट अपने काउंट कर लेता हूँ कि मेरे कितने कट हो गए, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं। बस वो 150 कट है, वो 150 कट के ऊपर क्या क्या करना है वो लिख लिया। इजी। ये तो बस- बहुत अच्छा बताया आपने। बस मतलब हमको आप वो- कहना चाह रहे हो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने सही समझा कि नहीं। आप कह रहे हो कि आपके पास ऑडियो आया, ऑडियो आया, अभी शूट नहीं हुआ, आप Yes. पहले से प्रिपेयर होके जा रहे हो, उसकी बीट्स को पकड़ के आप Beat कट्स के लगा पकड़- रहे हो, पहले ही एंड कट देन मार आप दिया। कट्स गिन रहे हो। आपको पता है कि अब मेरे को यहाँ पे इस गाने के लिए 350 शॉट चाहिए। हाँ जी। और वो यानी कि 300 कट लगे हैं, कई बार कई गाने ऐसे हैं कि जिस पर सिर्फ 100 कट लगे हुए हैं। हाँ। अब मेरे 100 कट मेरे पास पहले से हैं। अब वो 100 कट, पहले कट पे ये है, दूसरे कट पे ये है, तीसरे कट पे ये, मैंने पहले ही अपना नोट कर लिया है। अब वहाँ जाके सिर्फ वो ही शूट करना है, या Very उसके nice. अलावा एक्स्ट्रा थोड़ा सा ले लिया। अब आप खुद बताओ, जो काम 12 घंटे में होना है वो कितने घंटे में ख़त्म होगा? बिल्कुल होगा, ये प्लान्ड हो गया पूरा का पूरा। अब एक ही शॉट को बार बार लिए जा रहे हो, यहाँ से भी ले लो, वो भी ले लो, ऊपर मैंने भी ले काफी लो, सारे लोगों नीचे को भी ले देखा है, लो। वो वही यही करते हैं। वो एक बार गाना पूरा गाना यहाँ खड़े होके शूट कर लो, पूरा गाना वहाँ खड़े होके शूट कर लो, पूरा ये कर दो, फिर पूरा वो कर दो, उसको बाद में देखेंगे एडिटिंग में कहाँ पे क्या काट के लगाना है, क्या नहीं काट के लगाना। तो ये दिस इज अ वेरी गुड नहीं, टेक्निक बाद जो में नहीं आप देखना, पहले ही देख ले दिया। हमने पहले ही देख लिया उसको। ये बहुत अच्छी टेक्निक बताई आपने कि मैं ऑडियंस को बोलना भी चाहूँगा कि वो भी इस चीज़ का ध्यान रखे कि जब वो कोई भी चीज़ को शूट करने जा रही है, उसके पास अगर ऑडियो है तो वो इस तरीके से काम करके हाँ, चल जैसे सकते हैं। मान लो हमने कोई स्टोरी शूट करनी है, किसी गाने में स्टोरी है। अब स्टोरी हमारी 50% हमने सिंक लगाने, 50% हमने स्टोरी लगानी है। अब वो स्टोरी में हमारे कितने कट आ रहे हैं, जहाँ म्यूज़िक पार्ट है स्टोरी वहाँ लगेगी, है ना, और कुछ जो सिंक है बीच बीच में वहाँ लगेगी। हमारी फिल्म तो पहले ही आंखों के सामने है, हमने बाद में तो वहाँ पे जाके तो कुछ सोचना नहीं कि यार ये भी ले लो, ये भी लगा देंगे, ये भी ले लो, ये भी लगा देंगे। कैसे लगा दोगे भाई? गाना ही 3 मिनट का है, 150 शॉट है, 500 शॉट तो आप ले बैठे हो। हाँ, आप तो खुद कंफ्यूज हो। अब ये भी शॉट बढ़िया है, ये भी शॉट बढ़िया है, ये भी शॉट बढ़िया है। आर्टिस्ट कह रहा है नहीं ये नहीं, ये लगाओ। डायरेक्टर कह रहा है नहीं भाजी ये ज़्यादा बढ़िया है, और डीओपी कह रहा है भाजी मैंने इसमें ज़्यादा मेहनत करी थी, ये लगाओ। हाँ, 90% हमारे साथ क्या होता है कि एक शॉट लिया, शॉट ले रहे हैं, उस शॉट को लेने में ही हमको 2 घंटे लग गए। नहीं आ रहा वो एक बार में, ठीक है, 2 घंटे लग गए उसी शॉट को लेने में। देखने वाले ने पता क्या करना है, ज़्यादातर वीडियो देखते देखते कभी नोट करना, चाय आई, देखते देखते चाय आई या कहीं ध्यान चला गया, इधर को मुंह किया, वापस आए, शॉट ही नहीं है। अब हमने क्या किया, उसके ऊपर करने वाले ने 2 घंटे पूरा जोर लगा दिया, नहीं ये शॉट चाहिए, और देखने वाले ने क्या किया, मिस कर दिया। बड़े से बड़ा डायरेक्टर भी जब किसी की वीडियो देखता है, किसी की वो देखता है, क्या उसका ध्यान 1-2 सेकंड के लिए, बिल्कुल 5 सेकंड के लिए इधर से उधर नहीं जाता होगा? बिल्कुल जाता होगा। यहाँ एकदम से किसी का फ़ोन देखते देखते, ज़्यादातर वीडियो तो 90% फ़ोन पे देखी जाती है, ऊपर नोटिफिकेशन आ ऊपर गया, से ऊपर नोटिफिकेशन आ गया कि निकल गया नोटिफिकेशन के तो ध्यान नहीं गया, वो शॉट तो गया। क्या वो दोबारा उसके बाद इतना टाइम है कि वो उसके ऊपर जाएगा? क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के अंदर पेशेंस ही ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल। अगर आप रील बना रहे हो हैं, या कोई बंदे ने रील बनाने के ऊपर 1 करोड़ रुपया भी खर्च कर दिया, अगर देखने वाले को 2 सेकंड में रील समझ नहीं आया, तो अगले बंदे ने अंगूठे में उसके 1 करोड़ रुपए की ऐसी तैसी मार दी। ये हकीकत बात है, क्योंकि पेशेंस खत्म हो गए हैं। सिनेमाटोग्राफी में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हम शूट करने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, पेशेंस लगा रहे हैं, क्या देखने वाला इतनी पेशेंस में वीडियो देख रहा है? भाई आज के टाइम पे नहीं देख रहा। बड़े से बड़े पंजाब में बड़े से बड़े आर्टिस्ट जो कभी एरियल एक्सा से नीचे शूट नहीं करते थे, आज नॉर्मल FX3 के ऊपर, सोनी के ऊपर आ गए हैं। कारण बताता हूँ, 10 लाख की वीडियो का प्रोजेक्ट होता था, 8 लाख में वीडियो शूट होती थी, 2 लाख रुपये प्रमोशन पे लगता था। आज के टाइम पे 2 लाख रुपए की वीडियो शूट हो रही है, 8 लाख रुपये प्रमोशन पे लग रहा है। क्यों? पेशेंस ख़त्म हो गए हैं, लोगों को दिखाना पड़ रहा है। ऑप्शंस ही इतने सारे आ गए हैं, रोज़ के 100 गाना रोज का अपलोड हो रहा है। अब नॉर्मल इंसान कितने गाने देख लेगा एक दिन में? नहीं, ज़्यादा नहीं, ट्रैवल करते हुए ज़्यादा 10 गाने भाई इधर, ट्रैवल करते करते आप कैसे देख सकते हो? हाँ, आप सुन सकते हैं। आपको पता है, माल 150 से ज़्यादा प्लेटफार्म हैं ऑडियो वीडियो के आज के टाइम पे। ऑडियो के कितने हैं और वीडियो के कितने हैं बताइए आप? वीडियो तो मेजरली लोग यूट्यूब ही प्रेफर करते हैं, हर कोई। ऑडियो कितने हैं? बहुत सारे हैं, स्पॉटिफाई, विंग, ये वो, एटम बटम, बहुत सारे हैं। अब मैं
नहीं बोलूँगा कि वीडियो पे पैसा क्यों नहीं लग रहा, ऑडियो पे क्यों लग रहा है। रीज़न ही उसका यही है कि वीडियो बंदा नॉर्मल ही देख सकता है, बस बैठ के एक बार समय देख निकाल के लेगा, देखेगा। समय निकाल के देखेगा। ऑडियो आप जब मर्जी कहीं पे भी किसी भी टाइम जिस मूड में हो, आप उस मूड का गाना लगा के ऑन द स्पॉट सुन सकते हो। टेक्निकल बातों पे हम थे, तो टेक्निकल में ना आजकल एक जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ना, वो है एआई। आपको क्या लगता है कि एआई के आने से जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं, एडिटर्स हैं, इनकी जॉब पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, या फिर आपको लगता है कि ये जो है ना इनको एक पावर प्रोवाइड कर रहा है? जैसा ये सेम सवाल ना मैंने अभी हमारे लास्ट पॉडकास्ट में पूछा था, जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर थे, तो सेम सवाल मेरा उनसे था। मैं सेम सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि एआई किसी की पावर को कम कर रहा है या उसको और पावरफुल बना रहा है? उसको और पावरफुल बना रहा है। जो आलसी बंदे हैं, है ना, जो कुछ करना नहीं चाहते, पहले उनके पास काम कम है, और एआई वाले बंदे आके उनसे भी आपका काम दे रहे हैं, उनके लिए तो बेकार है भाई। एआई आ गया है, एआई सीखो ना, जब आगे फ्यूचर ही एआई का है। आपको पता है एआई के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर मान लो एक डीओपी को एक ह्यूमन डीओपी है, अगर उसको एआई मिल जाए, वो एआई से क्या कर सकता है? अगर एक एडिटर है, वो एडिटर में अब उसने पूरा जोर लगा रखा है अपना, लेकिन वो एक एआई के थ्रू एडिट करे, इफेक्ट एआई के थ्रू बनाए, वो क्या कर सकता है? एक आर्टिस्ट है, उसकी आवाज़ ठीक नहीं है, और क्रिएटिविटी उसको अपनी वोकल बनानी है, अगर वो एआई के थ्रू बना रहा है तो वो क्या कर सकता है मार्केट में? जो करना ही नहीं चाहते, जो डिपेंड ही उसी के ऊपर है। अब पहले अब चेतक चलाते थे ना, हाँ, आज के टाइम में स्कूटी आ गई ना, जिसको रेस की सिर्फ रेस देनी है, गियर भी नहीं लगाना। गियर डालने की नीड है। तो आप आज के टाइम पे स्कूटर प्रेफर करोगे गियर वाला, या स्कूटी प्रेफर करोगे? स्कूटी ऑब्वियसली सेम चीज़ हो अगर गई। आप गियर वाली गाड़ी है वो प्रेफर करोगे, या सिर्फ ऑटोमेटिक प्रेफर करोगे, जब आपके पास उससे भी कम बजट में आपको वो चीज़ मिल रही है? तो यानी कि एआई आने से दिमाग हो स्ट्रॉन्ग हुआ है, और अभी आगे आगे वैसे वैसे होगा। तो एआई बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर एआई के आने से चीज़ें, छोटी चीज़ बड़ी बन सकती है, तो उसको बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो बात हुई एडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि अगर एक डीओपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो क्या एआई कहाँ तक जा सकता है, या एआई में ऐसा क्या आ सकता है जो कि एक डीओपी को ना नेक्स्ट लेवल हेल्प प्रोवाइड कर सकता है? आप कुछ ऐसा कुछ, डीओपी के लिए एआई इतना वो नहीं है। हाँ, मुझे पता कारगर, है अभी हाँ, तो नहीं है, अभी लेकिन नहीं अभी है। क्या क्या आपको ऐसा कुछ लगता है, कभी ऐसा फील होता है कि काश एआई में ऐसा कुछ आ जाए जो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे? एक डीओपी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है क्या एआई से? डीओपी की प्रॉब्लम बस यही सॉल्व हो सकती है कि जो सा शॉट हमको चाहिए, जो डायरेक्टर कह रहा है कि डीओपी को कि मेरे को ये वाला शॉट चाहिए, तो वो वीडियो पहले से ही अगर क्रिएट हो जाए कि कितने एंगल पे कैमरा घूम रहा है, किस एंगल पे कैमरा लगा हुआ है, एआई के थ्रू अगर वो फुटेज बन जाए, तो हमारी तो डीओपी का काम तो उसी में हो सकता है। उसके अलावा जो फोकस शिफ्ट करना, कैमरे की मूवमेंट्स देना, उसके अंदर तो एआई मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अगर कर सकता तो ये एडिटर ही कर सकता है, अदरवाइज डीओपी में तो एआई नहीं। एआई लाइटिंग के अंदर आ सकती है कि वो भी तो सारा एडिटिंग का ही पार्ट है। एआई का तो पार्ट ही सारा एडिटिंग का ही है एडिटिंग का। तो एआई के साथ साथ ना एक आता है कि एआई से भी पहले एक चीज़ आ गई थी जो थी ग्रीन स्क्रीन, जो बहुत सालों से चलती आ रही है। क्रोमा जिसे हम बोलते हैं, क्रोमा, और जो प्रोजेक्शन स्क्रीन्स या पीछे बड़े डिस्प्लेस लगा के हम शूट करते हैं। यस यस यस। तो आपको क्या लगता है कि क्रोमा या बड़ी डिस्प्लेस का फील, ये जो दो चीज़ें हैं, क्या ये वो फील दे सकती हैं जब आप एक नेचुरली शूट कर रहे हो प्रॉपर एक लोकेशन पे? नहीं, नॉट एआई। नहीं, वो प्रॉपर फील नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने वही बात कहा ना कि जो जिस लाइन का बंदा है उसको फुटेज देखते ही वो चीज़ समझ आ जाएगी कि ये क्या लगा रखा है। नॉर्मल बंदा, नॉर्मल लाइफ जीने वाला बंदा उस चीज़ को नहीं बता सकता। उसके लिए वो चीज़ बड़ी है। तो बहुत सारी जो आज के टाइम पे जो बॉलीवुड हॉलीवुड जो फिल्में बना रहा है, वो सारी उसी के ऊपर ही, एलईडी स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन के ऊपर, है ना, वीएफएक्स वगैरह हो गया, इन चीज़ों के ऊपर ही आज के टाइम पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन देखने वाले को तो यही लगता है कि यार क्या किया होगा, लेकिन वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट उसी के ऊपर हो रहा है। लेकिन जो उस लाइन का बंदा है उसको समझ आ जाएगा। लेकिन उस लाइन के बंदे हैं कितने परसेंट? 1%। 1% ही है ना, 1% ही है। तो वो देख के बता दो, 1% अगर वो चीज़ पकड़ रहा है तो
बनाने वाले को क्या फ़र्क पड़ रहा है। थैंक यू सो मच दलजीत भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेक्टिंग था ये पॉडकास्ट, ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आने वाला है इस चीज़ को में। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि आप यहाँ तक आए हमारे लिए, हमारे पॉडकास्ट पे आपने अपने दर्शन दिए। नहीं, थैंक शुक्रिया, यू सो आपने मच। आपने हमको इस लायक समझा, बुलाया, हम आ गए। थैंक यू सो मच।